और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 19 शवाल है, 31 मई और पीर है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज यहाँ यूके में बैंक हॉलिडे था, धूप भी निकली हुई थी और काफ़ी बच्चों को छुट्टियाँ भी हैं, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी इसमें आज काफी अरसे के बाद लोग जो है वो बाहर भी निकले होंगे, तो कुछ आपको अपडेट्स जो रखनी है, लेकिन उसका सिलसिला इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। हर पीर के पीर जो सेगमेंट होता है आज शाम तक, उसमें पहले मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसी, उनको प्रोग्राम में वेलकम कह लें। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और तमाम मुस्लिमात और तमाम मोमिन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया मूसी भाई, कैसा रहा वीकेंड और क्या हो रहा है फिर? गर्मी वीकेंड आज माशाल्लाह जो है वो महसूस इस हो रही है वक्त थोड़ी बहुत? जी जी हाँ, जी रौनक। रौनक बहाल हो गई है और लोग बाहर हैं और बाकायदा सिवाय अगर चेहरे पे मास्क का एक साइन है, इसके अलावा बैक टू नॉर्मल बिल्कुल जिंदगी मालूम हो रही है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत सी स्टोरीज यकीनन मूसी भाई के पास भी होंगी, कुछ स्टोरीज जो है वो हमारे पास भी हैं। वीकेंड के बाद काफी अंबार लगे हैं। 28 मई को जो योम तकबीर था, एटमी धमाकों के बाद जो मीडिया के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया में जो धमाके हुए, उस पर हम बात करेंगे। और 31 मई के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताते चले कि आज आलमी जो तंबाकू नोशी तर्क करने के हवाले से दिन था। उसमें मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग सिगरेट पीते हैं तो या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, पैगाम यही होता है इस किस्म के दिन रखने का कि उनसे बचा जाया जा सके। और सिगरेट नोशी साथ ही साथ एक तो माली तौर पे या पैसों की तो एक फजूल खर्ची है ही है, लेकिन सेहत को भी बहुत ज्यादा एक आगाज है कि आपको बहुत सी बड़ी बीमारियों के दहाने पर ये सिगरेट नोशी ले जाती है। तो गुजारिश है कि जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो अपने बारे में सोचें, और तमाम जो मालूमात है, सहूलियात एनएचएस डॉक्टर्स के पास, सबके पास मौजूद है कि वो आपको तर्क करने के लिए कैसे वो आपके लिए मावन हो सकते हैं। तो ये तो आज 31 मई के वाले से पैगाम था। मूसी भाई के पास क्या क्या खबरें हैं, पहले उनसे जान लेते हैं और चलते हैं आगाज सैयद अली मूसी साहब के पास। जी। बहुत शुक्रिया और बहुत मुख्तसर सा सेगमेंट है और बहुत ही उसको जो है वो जामे, उसके अंदर कुछ खबरें हैं बहुत अहम जिनकी वो बात करना बहुत ज़रूरी है। मसलन पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सरकारी दौरे के ऊपर इराक में हैं और इराक का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर वजीर आजम से, वहाँ के वजीर दाखिला से और मुख्तलिफ जो सरकारी जो उमूर हैं वो उन्होंने अंजाम दिए हैं। उसमें जो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो बड़ी खुश आइंदा है कि हम्म, वहां पर जो है एक पाकिस्तान हाउस का जो है वो क्याम की मंजूरी दे दी गई है और एक हम्म, पाकिस्तान की जो जायरीन, चूंकि लाखों की तादाद में जायरीन जो है वो पूरे साल सिलसिला लगा रहता है, मुहर्रम में खुसूसियत में जो है वो बहुत ज्यादा जाते हैं, आशूरा पे और अरबईन पे, मगर इसके अलावा भी पूरे साल ये ना रुकने वाला और ना थमने वाला एक सिलसिला है जो सैयद हम्म, शोहदा की जियारत की गरज से जो है वो इराक का सफर पाकिस्तानी जायरीन करते हैं। तो वहां पर एक पाकिस्तान हाउस का क्याम करबला में, जिसके ऊपर काफी अरसे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसको हतमी शक्ल दे देते हैं। और एक वहां पर एक मेडिकल सेंटर का क्याम, क्योंकि वहां पर लोगों के साथ बाज दफा बहुत इमरजेंसी हो जाती है। तो एक परदेश के अंदर जहाँ पर जबान का भी प्रॉब्लम हो, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए बहुत मुश्किल में आ जाते हैं जो हमारी एक छोटी सी वहाँ कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी है, वो जो है वो उसको हेल्प आउट करने की बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक बैरियर जबान का उनको आ जाता है। फिर परदेश में किसी के पास माली हालात क्या हैं, तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया कि वहां पर एक मेडिकल सेंटर का क्याम और पाकिस्तान हाउस का क्याम जो है इसकी हतमी शक्ल इसको दे दी गई है और बहुत जल्द जो है वो ये फाइनलाइज जो है वो हो जाएगा और इंशाल्लाह वहां से मामूली इस्तेफादा हासिल करेंगे। दूसरे जो है वहां पर उन्होंने जो है वो आयतुल्लाह शेख बशीर नजवी की रिहाइशगाह के ऊपर, जो कि मर्जे हैं पाकिस्तानी मारूफ, उनके घर के ऊपर जाकर उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की, उनसे इजाजत ली, उन्होंने टाइम दिया, वो वहां पर तशरीफ ले गए और वहां पर जो है पाकिस्तान के हवाले से बात हुई। आपने वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें हम्म, अल्लाह मसा फरमा रहे हैं कि 55-56 साल
जो है वो उनको पाकिस्तान से जो है वो निकले हो गए, और पाकिस्तान की मोहब्बत आज भी दिल में तरोताज़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के लिए दुआएं की, इमरान खान साहब के लिए कुछ मैसेजेस उनके जरिए से दिलवाए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इस पर उन्होंने बात की, बेरोजगारी के ऊपर बात की, पाकिस्तान से जो ज़ायरीन आते हैं उनके वीज़े के लिए कुछ आसानियां पैदा की जाए इसके ऊपर बात की। बहुत सारी बातें हुई हैं। इसके जो है वो इंशाल्लाह आने वाले अयाम में जो मामलीन सफर करते हैं इराक का, उसको इसके बहुत ज्यादा फवायद जो है वो इंशाल्लाह हासिल होंगे। और उन्होंने इराकी वजीर आजम को भी पाकिस्तान के दौरे की जो है वो दावत दी है। तो दो ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो मिल रहे हैं और ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही खुश आइंदा जो है वो चीज़ है। और इसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। यमन में हमीज मस्जिद के ऊपर जो है वो बार बार हमले और हौसी मलेशिया की जानिब से जिसको पिछवाया जाता है, सऊदी जो सारिफ हैं जो वो शदीद जो है वो कंट्रोल के अंदर है, सोशल मीडिया और इसके अलावा मीडिया भी जो है वो खबर देता है। तो ये समझ लें जब वहां से एक खबर पॉपअप हो रही है तो आप समझिए 10 हमले हुए हैं। जब 10 हमले होते हैं तो वो एक मरतबा खबर देते हैं, जब बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसको छोटा सा नुकसान बता के वो मजम्मत कर रहे होते हैं। वो ये नहीं बताते कि उनको कितनी कारी जरबें जो है वो यमनी हौसी मलेशिया की जानिब से पड़ रही हैं, चूंकि ये वहां पर निहत्ते मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी करते हुए 7वें साल में जंग जो है वो दाखिल हो गई है। इस पर थोड़ी सी हम जो है वो बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से फिलिस्तीनी ये गुलैल से लेकर रॉकेट तक का उनका सफर है, इसी तरह यमन में जो है वो भूख और कहत के साथ जो ये ड्रोन किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से ये कामयाब कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जमीनी कार्रवाई जो जीजान के अंदर वाक़ हुई है जिसमें देखा यह गया कि बहुत सारे जो इलाके सऊदी कॉलिशन ने यमन के कब्जा किए हुए थे वो छुड़ा लिए गए, और ना सिर्फ वो छुड़ा लिए गए बल्कि सऊदी टेरिटरी के अंदर वो मलेशियात घुस गई हैं और वहां पर इनके और सऊदी जो कोलिशन फोर्सेस थी वो अपना जदीद तरीन असला जो है वो छोड़ के वहां से फरार हो गए, और इन्होंने वो माल गनीमत के तौर पर वो असला भी अपने कंट्रोल में लिया और बहुत सारे इलाके सऊदी अरब के अंदर जाकर उसके ऊपर जो है वो यमनी जो है वो बैठ गए हैं। ये सूरत हाल है और ये डोमिनेट कर रहे हैं। ये सब किस तरह से हुआ इसके ऊपर मैं 2-4 मिनट गुफ्तगू करके और बात को जो है वो फिर मजीद जो खबरें हैं वो आपको फारूक भाई देंगे कि ये सब किस तरह से हुआ। जब लबनान के अंदर मामला थे इसराइल के साथ, तो एक वफद आया इमाम खुमैनी के पास और कहा कि हमें आप जो है वो कुछ फौज दें, कुछ मदद करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फौज नहीं देंगे। अगर हम फौज देते हैं तो ये आपको मोहताज करने वाली बात होगी, या आपको बेकार कर देने वाली बात होगी। हम आपको फलसफा देंगे, हम आपको हिम्मत देंगे, हम आपको जो है वो इसके यानी कि इसके दिफाई जो मुशीर होते हैं वो देंगे, उनके जरिए से आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। यही वो चीजें हैं जो आपने अभी हमास को देखा या आप यमन के अंदर ये देख रहे हैं। ये फलसफा इमाम खुमैनी का है। हम देखते हैं सामने से अगर कोई शख्स आपके पास आकर पैसे मांगे और आप उससे कहेंगे भाई तुम्हें जब जरूरत हो तो मुझसे पैसे ले जाया करो, तो आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ आपसे ही मांगेगा? जब उसको आदत पड़ जाएगी वो जमाने भर से मांगेगा। तो ये किसी के साथ सलूक करना, ये आप हो सकता है कि अपने ख्याल में सवाब के लिए कर रहे हो, मगर ये कि उसको इससे बेहतर ये काम होता है कि उसको किसी काम से लगाया जाए और जो वो एक अरसा जब वो काम पे जाएगा उस अरसे में जो उसकी किफालत है वो कर दी जाए। मगर अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो ना सिर्फ आपसे मांगेगा बल्कि किसी से भी नहीं मांगेगा, और वो जो है वो 10 और लोगों को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। तो ये नजरिया इमाम खुमैनी का था कि जो भी मुस्तज़अफ़ीन हैं, जो भी मुस्तज़अफ़ कुव्वतें हैं, जो मजलूमियत का शिकार हैं, जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको मकावमत किस तरह से सिखाई जाए, उनको किस तरह से उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। आपने लबनान में देखा, आपने शाम में देखा, आपने गजा में देखा, अब आप जो है वो इसका नजारा यमन में कर रहे हैं, और जो है वो झंडे उनके लहरा रहे हैं, उनके ड्रोन जा रहे हैं, और दुनिया की आला तरीन असला रखने वाले लोग जिन्होंने पूरी दुनिया से फौजों को जमा किया हुआ है, उनको एक इंच भी जो है वो वहां पर कामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ा है, और वहां से वो हर गुजरते हुए दिन के साथ पसपा हो रहे हैं और उनकी जिल्लत में मजीद इजाफा हो रहा है। ये वो नजरिया था कि अपने पैरों पे किस तरह से मजलूम कौमों को खड़ा किया जाता है। ये इमाम खुमैनी ने इस नजरिए को पेश किया और इसके समरात आज आप जो है वो 30-40 साल के अंदर भरपूर तरीके से देख रहे हैं। अगर हम पीछे जाएं 100 साल पहले देखें तो किस कदर अंधेरा था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, जहाँ पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो एक गैर कुव्वत काबिज थी। या आप 100 साल तो मैं बहुत कह दिया, सिर्फ 40 साल पीछे चले जाएं, इनकलाब के जब शुरू है इनकलाब उस वक्त आप देख लें तो कोई तस्वुर नहीं था। उसके बाद इनकलाब आता है और किस तरह से ये कहा जाता है कि इसको तो चंद दिन के अंदर, चंद महीनों के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, ईरान इराक जंग जो है वो एक मुसल्लत हो जाती है। मगर आप देखते हैं कि वही फार्मूला कि अपने पैरों पर किस तरह खड़ा हुआ जाए, लाख पाबंदियां लगा दी जाए, लाख सब बाइकआउट कर दें,
مگر جو عزم اور حوصلہ جو قوم کر لیتی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، اس کے عزم اور حوصلے کو غیر متزلزل کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک میسج تھا آج کے ہمارے سیگمنٹ سے کہ آپ کو دنیا کی کسی بھی طرح کی اگر کوئی بھی پریشانی ہے، مالی ہے، ذہنی ہے، کسی بھی طرح کی، اگر آپ کا ارادہ غیر متزلزل ہے تو آپ کو آپ کے حصول کی، آپ کو جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو منزل کے حصول میں کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں روک پائے گا، اور آپ کے قدم انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جی فاروق اعظم بھائی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ موسی بھائی. اور میں چاہوں گا کہ اپنے سیگمنٹ سے پہلے کچھ جو ایک تو جیسے آپ نے اپڈیٹس دی، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ عراق تھا، واقعی وہاں پر بہت سے جو ایسے معاملات ہیں، بہت سے پاکستانی زائرین جو مختلف ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اور یقینی طور پہ ایک اگر زائرین کی بات کی جائے تو پھر ایران اور بلوچستان جو وہاں پر جو بارڈر میں جو سہولیات کی کمی ہے، اس پر بھی مجھے امید ہے کہ اگر حکومت زائرین کی بات کر انشاءاللہ. رہی ہے تو عراق کے علاوہ جو یہ معاملہ ہے وہاں پہ تو سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ ساتھ پھر بد نظمی اور انتظامی طور پہ بہت سے لیپس ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بات ہوگی. اچھا، دوسرا یہ اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے، یہ 31 مئی یعنی اگلے مہینے ایران میں الیکشن ہے، اور میں نے اپنے i14 نیوز سے ہی وہ سنا تھا کہ احمدی نژاد صاحب کو ایک بار پھر الیکشن لڑنے کا نہیں وہ پروانہ مل سکا. تو اس پر آپ کی کوئی تحقیق، کوئی پتہ چلا کیا وجہ ہے؟ حسن روحانی صاحب کیونکہ 2 اپنے ٹرنور پورے کر چکے، تو الیکشن ہونے جا رہے ایران میں، تو کیا ہوگا وہاں پہ آپ کے خیال میں؟ کون سے دیکھیے، نئے امید جا رہے امید یہ ہے کہ جو انقلابی دھڑا ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرے گا. کیونکہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں لوگوں کا اوپینین ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. یعنی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ایران کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ ولایت فقیہ کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنی منمانی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش نہیں کی ہے. آپ دیکھیں، جب بنی صدر آئے ہیں اور اس نے ووٹ لیے عوام نے، تو امام خمینی نے اس کو معزول نہیں کیا تھا، اس کو آنے دیا. جب اس کی کارستانیاں دیکھی، عوام اس کے خلاف کھڑی ہوئی، تو وہ وہاں سے ایران چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ عوامی رائے کو جو بننے میں، اور وہ جب مشکلات اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. دیکھیں، ہر انسان ایک دم اتنا بڑا پیدا نہیں ہو جاتا. انسان مراحل سے گزرتا ہے. انسان بولنا سیکھتا ہے، انسان کرال کرتا ہے، انسان گھٹنوں چلتا ہے، انسان اس کے بعد لڑکھڑا کے چلتا ہے، انسان دو دو لفظ بولتا ہے، انسان پھر کلام کرنا سیکھتا ہے، پھر یہ سیکھتا ہے کہاں پر کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. ان تمام مراحل کو عبور کر کر اس کی ایک شخصیت نکل کے سامنے آتی ہے. حالانکہ یہ وہی انسان تھا جو کبھی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، آج وہ دوسروں کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے اور لوگوں کو درس دیتا ہے. تو یہ ایک چیزوں کے مرحلے ہوتے ہیں. تو ایران کے اندر بھی جو ایک سیاسی بلوغیت یا ان تمام چیزوں کی بات ہے، تو اس کے لیے رہبر انقلاب نے کبھی اپنی رائے کو جو ہے وہ تھوپا نہیں ہے. اب وہ بار بار حسن روحانی صاحب کا انتخاب ہوا یا ان کا ہوا تو ان سے کہا کہ آپ کریں کام. ہاں، ہمارا نظریہ اٹل ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو دینے والے کچھ نہیں ہیں. آپ جن کے ساتھ پابندیاں اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ پابندیاں توڑ کے نکل جائیں گے آپ کے اوپر پھر اور مزید سینکشنز لگا دیں گے. یہ کسی ایگریمنٹ میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے، مگر ہم آپ کو آپ کے کام کرنے سے روکیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کا ہم احترام کریں گے. آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں تو کریں. لوگوں نے دیکھا کہ 600 گنا مہنگائی زیادہ ہو گئی. لوگوں نے دیکھا کہ جو ایگریمنٹ کیے تھے، جس پر تالیاں بج رہی تھی، وہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر توڑ دیا. وہ تمام باتیں جو رہبر انقلاب نے کہی تھی، وہ 100% کے 1000% درست ثابت ہوتی چلی گئی. پھر یہی وہ تمام چیزیں تھیں کہ اب جو ہے ابھی بھی عوام فیصلہ کرے گی کہ آیا اس نے جو انقلابی پینل ہے اس میں سید رئیسی کو ووٹ دینا ہے، آغا سعیدی کو ووٹ دینا ہے، یا اس نے جو ہے وہ دوسرے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ریپر جو ہے نہیں کرتے. اس کے اوپر وہ عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں. وہ ہاں، ان کی جو اسپیچز ہیں جہاں پر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، وہاں ریپر سامنے آئے اور کہا کہ کوئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، الیکشن پورے طریقے سے ہوں گے تو لوگ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یہ احمدی نژاد وغیرہ، یہ وہ تمام چیزیں، دیکھیں یہ ان کی پہچان انقلاب ہے. انقلاب ان سے نہیں پہچانا جاتا ہے، یہ انقلاب سے لیکن پہچانے وجہ جاتے ہیں. کیا ہے دنیا کیا احمدی جانتی کون ہے. نژاد کو پہ پابندی کی؟ کیا وجہ؟ کوئی کرپشن ہے یا کوئی نظریاتی جی، اس کی کرپشن سوچ جو ہے وہ؟ کرپشن کرپشن ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی جتنے سارے لوگ ہیں. دیکھیں، وہاں پر الیکشن کمیشن پاکستان والا الیکشن کمیشن نہیں ہے، معذرت کے ساتھ.
کہ جو کہ انفلوئنس میں آ جائے کہ جی اوپر ہوں، سے کون کیا کہہ رہا ہے اس کے ڈکٹیشن میں چلے. وہ اتنا ہوں، آزاد ہے کہ جس کی حد نہیں. اس کے پاس اگر ایک فائل بھی زیر التوا ہے وہ چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کی ہوگی خدمات کچھ ہوں گی زمین اور آسمان کے خلابے آپ نے ملا دیے ہوں گے, مگر چونکہ آپ کے اوپر کرپشن کا ایک کیس ہے اور وہ حل نہیں ہوا ہے, چل رہا ہے, یا آپ کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے, آپ نااہل ہیں, آپ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. تو جتنے بھی ہوں، لوگ تھے انہوں نے یک طرفہ طور پر فارغ نہیں کیے ہیں, ان کی کوئی ٹھوس ریزنز ہیں. اس میں وہ بے چین ہوں گے, ظاہری بات ہے. احمدی نجات نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسپٹ کر لیا گیا تو بہت اچھے, اور نہ کیا گیا تو میں اس کو مانوں گا نہیں. تو یہ رویہ یہی بتا رہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہے. بہرحال ان کی پہچان انقلاب سے تھی. انقلاب کو کسی احمدی نجات کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. انقلاب ایسے 2 لاکھ لوگوں کو پیدا کرتا چلا جائے گا. انقلاب جو ہے وہ شخصیات کو پیدا کرتا ہے, شخصیات کا محتاج نہیں ہے. جب امام خمینی تھے تو لوگ کہہ رہے تھے اگر خدا نخواستہ کو کل کچھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, انقلاب نابود ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ انقلاب نابود نہیں ہوا. انقلاب میں ہوں، امام خمینی جیسی شخصیت نہیں تو کم از کم ان کی یعنی کلر کاپی سمجھ لیں, مطلب ڈٹو کاپی وہ امام ہوں، خمینی کی شکل میں, رہبر انقلاب کی شکل میں انقلاب کو ایک اور رہبر دے دیا. تو انقلاب جو ہے, انقلاب شخصیات کا محتاج نہیں ہے. انقلاب جن شخصیات کو جو ہے وہ ایسے, جس طرح سے آپ نے احمدی نجات صاحب کو نام لیا, ایسے 200 روز پیدا کر سکتا ہے. مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ کتنے بالغ ہوتے ہیں, لوگ کب سمجھتے ہیں ہاں اگر انقلابیوں کی حکومت آ گئی اور سعید رئیسی منتخب ہو گئے تو پھر آپ قوت دیکھیں گے کہ وہاں پر کس قدر بے پناہ قوت ہوتی ہے. اور جو چیزیں پینڈنگ ہے, جو یہ حکومتیں مغربیوں کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ان کے نجات دہندہ ہیں, وہ کام نہیں کرتے, ان تمام امور میں تیزی آئے گی, مہنگائی میں بھی کمی ہوگی, اور عزت و حشمت میں بھی اضافہ ہوگا. یا آج میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اگر سید رئیسی آتے ہیں تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا, ہوں، جن کے بہت چلیں. چانسز ہیں. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس اگلے مہینے دیکھیں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. لیجیے ناظرین, اب باتیں ہیں پاکستان کی اہم ایشوز کے اوپر. اور ایک تو جو چیز ملتی جلتی نظر آئی, تھوڑا لائٹر وے میں اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے عمران خان صاحب نے 3 شادیاں کی ہیں, اسی طرح ایک باقاعدہ بورس جانسن صاحب نے بھی اعلانیہ شادی کر دی ہے. اور وہ بھی یہاں کی نیوز پیپر کے اوپر ہیڈ لائن تھی, گو کہ وہ شادی سے پہلے بھی وہ خوش و خرمی زندگی گزار رہے تھے, لیکن شادی جو ہے شاید کاغذی طور پہ یہاں پہ کہی جاتی کہ جی وہ اب باقاعدہ میرڈ لائف ہے ان کی. تو یہ بورس جانسن کی اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو مواصلت تھی اس پہ بات ہوئی ہے. اب آتے ہیں ذرا سیریس معاملات جو ہیں کہ پاکستان میں جو صحافت کے حوالے سے بہت سے ہمارے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارے اپڈیٹس ہم نے دیکھے ہیں. ایک بہت ہی ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب, ان کے پروگرام کے اوپر پابندی یا ان کو بھی اسکرین سے الگ کرنے کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں. لیکن اس میں جو ان کی تقریر ہے, جو انہوں نے تقریر کی تھی, جس میں یہ بھی ایک بحث ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا لکھا دیکھا کہ زرد صحافت ہے کیا, یہ صحیح معنوں میں صحافت ہے کیا. جو ان کی تقریر تھی کہ کس طرح سے ایک بلیک میلر کا جو ایک رویہ تھا, یہ اس طرح سے وہ کہ اگر آپ نے حملے جاری رکھے تو ہم آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے. یعنی وہ فوجی افسران یا اسٹیبلشمنٹ کے افسران کو یہ دھمکی دے رہے تھے کہ اگر آپ نے صحافیوں پر حملہ کیا یا جاری رکھا تو ہم آپ کو جو ہے وہ بالکل سر عام جو ہے آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ صحافی اسد طور کے اوپر جو تشدد کیا گیا, اس کی خود آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں, اور سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. اور یہ اب بلکہ لاتعلقی کا اظہار کیا تھا آئی ایس آئی کی طرف سے. اور ایز اے پاکستانی بھی مجھے اگر آئی ایس آئی کے نشانے, آئی ایس آئی کا سبق سکھانے, یا آئی ایس آئی کے اپنے جو بھی دشمن ہے ان کی نظر میں جو ان کا کوئی دشمن ہے, ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنے کا اگر ان کا طور طریقہ یہی ہے تو یہ کافی افسوسناک ہے. کہ حامد میر صاحب کو جب وہ گولیاں کراچی میں لگی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئی ایس آئی سیدھے سیدھے اس کی ذمہ دار ہے. بعد میں ان کو خود جو آئی ایس پی آر جو بریفنگ ہوتی اس میں بتایا گیا کہ, اور حامد میر صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ٹھیک ہے اس میں فوج جو ہے یا آئی ایس آئی ملوث نہیں تھی, ان کو کسی بلوچستان کے سردار نے ان کو کراچی میں اٹیک کروایا تھا, جس پر وہ مطمئن بھی تھے. اور صحافی اسد طور سے متعلق مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی 3-4 لوگ آتے ہیں, آئی ایس آئی کے افسران آتے ہیں
और वो नारे लगवाते हैं, जी असतूर तुम बोलो आईएसआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये किस किस्म की आईएसआई है, या उनकी क्या एक सारे मामला चल रहे हैं। तो इस पर भी एक अजीब लगता है कि आईएसआई अगर तो समझती है कि असद तूर समेत कोई ऐसी सहाफी या कोई ऐसी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा उनको नापसंदीदा है, उनके लिए वो हक बजानब है उनको नापसंदीदा करार देने में, या वो बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। इससे बाला होके अगर हम सोचें कि आईएसआई जी फर्ज किया एक बहुत ही एक ऐसे तशद्दुद आमेज जो एक काम कर रही है वहां पे, तो क्या ये तशद्दुद है कि एक आदमी को बजाय कि वो फिर कहीं उसकी सही मानों में आवाज बंद करने के, पाकिस्तान में अजीज मेमन हमने देखा, एक सिंध का सहाफी था जिसकी आवाज बाकायदा बंद की गई, और उसका पूरी एक उसने इस्लामाबाद आके उसने बाकायदा अपने कत्ल से पहले वीडियो रिलीज की थी कि अगर मुझे मारा गया, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम यही था कि बिलावल भुट्टो साहब के ट्रेन मार्च के ऊपर जो वहां पर खवातीन लाई गई थी, उनका उस बेचारे ने इंटरव्यू ले लिया कि उसने बताया खवातीन ने जी हमें शायद 500-500 का कहा गया था, ये 200-200 रुपए दे रहे हैं, यानी इसमें भी घपला किया गया। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हामिद मीर साहब, ये इस तरह के सीनियर सहाफी हैं, अजीज मेमन साहब क्या जो बिल्कुल इस वक्त दुनिया में ही नहीं है, वो एक समझे कि मौत से पहले अपना एक बयान रिकॉर्ड करके चले गए हैं, उसके बारे में उनका कोई नजरिया, कोई सोच नहीं है। उस सियासी जमात जिसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था, पीपल्स पार्टी के ऊपर, कोई हमारे सहाफी जो हैं वो उस पर बात नहीं करते। लेकिन जहां भी कोई आईएसआई या फौज, मुझे वो वीना मलक का याद आ जाता है, जब इंडिया में वो गई थी और उनकी बरहना तस्वीर थी, उन्होंने भी कंधे पे आईएसआई लिख दिया, यानी अपने आप को एक सस्ती मशहूरी के लिए, या कोई भी, अब शायद अब हमने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स का भी इंकशाफ हुआ था कि बैन अवी तौर पर ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो पाकिस्तान को इस तरह से एक ऐसा भयानक मुल्क करार देने के लिए वो काम कर रही होती हैं, दिन रात काम कर रही होती है, और ऐसे बयानात या ऐसी फुटेजेस लेके अब असद तूर साहब, जिनके कहा जा रहा था कि वहां पर शायद 25,000 फॉलोअर्स हैं, कि यूट्यूबर जो हैं वो, उनके कोई इतने मशहूर मारूफ वो सहाफी भी नहीं थे, और उनकी जो पहली मैंने उनकी बाकायदा देखा मैंने इस सारे एक दो दिन में कि असद तूर साहब ठीक है वो साफी हैं या किसी चैनल से वाबस्ता रहे हैं, अखबार से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉग्स व्लॉग्स क्या थे, तो एक तो वो पीछे पड़े हुए थे, शायद किसी खातून एंकर पर्सन के हवाले से वो बात कर रहे थे, किसी के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे थे, किसी और साथी एंकर के ऊपर वो इल्जामात लगा रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि ये सहाफत है, इसको तो जर्द सहाफत भी कहना, मैं समझता हूँ जर्द सहाफत का भी कोई म्यार होता होगा पहले जमानों में। तो इस पर पहले मुझसे भाई आपकी भी राय ले लें, क्योंकि आपने 6:30 जाना है, तो उसके बाद दीगर इश्यूज पे बात हम करेंगे। और फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ये अब एक फैशन बन चुका है कि आईएसआई को सब चीजों में मुलव्वस किया जाए, और मैं तो समझता हूं बल्कि मुतालबा होना चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा, अगर वो 3-4 लोगों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और साफ उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, तो ये खुद आईएसआई या हमारे जो भी खुफिया इदारे हैं उनको उनकी निशानदेही करके उनको सामने लाना चाहिए। हो सकता है ये किसी जाती दुश्मनी की वजह है, और अगर खुदा न खास्ता ये आईएसआई या कोई खुफिया इदारे का काम है, तो फिर इस पे बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए कि हमारे खुफिया इदारे ये क्या कर रहे हैं। तो इस पर आप भी अगर कुछ कहना चाहें मुझसे भाई। देखें, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये एक अदम तवाजुन की वजह से होती हैं, जहां पर बैलेंस बिगड़ जाता है रियासत के अंदर। जब ताकत का तवाजुन बिगड़ जाए, यानी जिसने जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा, वो दूसरे इदारे में मदाखलत कर रहा है। मतलब अदलिया अपना काम करे, फौज अपना काम करे, जमहूरी हुकूमतें अपना काम करें, ठीक है ना, बैरोक्रेट अपना काम करें। जब हम चाहेंगे कि हमारे पास ताकत है, हम ये सारे काम कर लें, या एक सहाफ़ी है वो समझेगा कि मैं किसी तमाम कानून से बालातर हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मैं तमाम जी हाँ, कानून से चीज़ों से बालातर हूँ, मेरा कोई कुछ जो नहीं कर चाहूं सकता, करूं, तो बल्कि जो बालातर चाहूँ क्या करूँ। हूं, मैं चाहूं हुकूमत बनाऊं, मैं चाहूं हुकूमत गिरा दूं, यानी इस हद तक वो गिराऊं अपने आप तो, को। जी हाँ, जी हाँ, तो ये क्या हुआ, ये अदम तवाजुन हो गया, ये बैलेंस आउट हो गया। जब किसी माशरे का बैलेंस आउट हो जाता है, तो वहां पर ये सब होता रहता है। तो खाली एक सहाफत की ही जानिब नहीं है, इनका भी बैलेंस आउट है, दूसरों का भी बैलेंस आउट है। तो पहले हम्म। हमको फैसला करना होगा कि आया हम जमहूरी मुल्क हैं, हमारे पास सिस्टम कौन सा है। हम हर कुछ साल के बाद हमारे किए हैं सिस्टम तब्दील हो जाता है। कभी हम जमहूरियत का दाना गा रहे होते हैं, कभी हमारे जमहूरियत नापैद हो जाती है, कभी हम जो है वो
मतलब दूसरी तरफ चल देते हैं। तो पहले हमें चीजों को, जो इदारे हैं सारे, उनका अपना एक डोमेन होना चाहिए, उनको उसमें रह के काम करना चाहिए, तो ये तमाम चीजें खुद बहुत खत्म हो जाएंगी। अब एक इसमें सिर्फ एक मामला सिर्फ एक हामिद मीर साहब का नहीं है, या किसी एक पर्सन का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की खराबी है। हर आदमी जो मशहूर हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, वो चाहता है सबको बाईपास कर दूं। मैं तो किसी हम्म, चीज में, किसी मेरे आगे तो कोई बैरियर है ही नहीं। मेरे पर हम्म, कोई कानून लागू नहीं हो सकता। मेरे पास, मैं फला को भी जानता हूँ, फला को भी, यहाँ तक मेरे हाथ है, इतने ताल्लुकात है, मेरा कोई क्या करेगा। ये बिल्कुल है वो चीज, ये प्रॉब्लम है। तो अगर अदम तवाजुन रहेगा तो ये होता रहेगा। अगर तवाजुन हम्म, बरकरार कर दें, सब अपने अपने डोमेन में काम करें, ये नहीं होगा। सही है, सही है। और ये वाकई इसमें अब ये मामला अब खत्म होना चाहिए कि कोई भी ऐसा इशू होता है, अब कोई भी वेस्टर्न मीडिया, आज हमने देखा वो उनका प्रिंट मीडिया है, चैनल्स हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका है या बीबीसी है, डीडब्ल्यू है, हर जगह वही इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर जी इतने सहाफियों पे हमले हुए। हालांकि वो जो अदादो शुमार बताते हैं, अमेरिका में पिछले साल शायद 600 से ज्यादा हमले सहाफियों पे हुए, गिरफ्तारियां हुई, जी हाँ। कत्ल, पाकिस्तान से हर लिहाज से वहां पे ज्यादा ये मामला हुए हैं। और ये सब पे बस ये डाल देना जी इसमें आईएसआई मुलव्वस है, तो आईएसआई को अब चाहिए कि वो अपनी साख के लिए या बाज चीजों में अगर वो मुदाखलत की भी जाती है तो वो अपने आप को इससे बाज रखे, और जो इल्जाम लगा रहा है उसको बकायदा प्रूव होने चाहिए। नहीं, और ये जब इन्होंने मैं नहीं पहले इल्जाम समझता। लगाया, जी हाँ, तो इनके सामने आईएसपीआर की ब्रीफिंग क्यों हो रही थी, क्यों इनको मुतमईन किया जा रहा था? इनको कोर्ट ले जाते ना, कि आपने इल्जाम लगाया था, आप साबित करें, वरना हम बिल्कुल, साबित करते हैं कि हम इसमें नहीं है, और उसके बाद जो है वो उसकी सजा भुगतने को तैयार रहे। तो क्या ये दोबारा इवेंट होता? जब ये भी आप है। ढील देंगे, या आप ढील जी, देंगे, मैं फिर कह रहा हूं, तो कोई अपने अपने डोमेन में काम नहीं कर रहा है, सब अपने डोमेन से बाहर है। सब जो है ये वो डील ताकत के नशे में चूर हुए हैं। इसलिए बिल्कुल हो रहा है सही, ये। जिसका बस चलता है वो वहां पे हाथ डाल देता है। और ये ढील, मैं आ रहा हूं सर, ये ढील भी इसी वजह से देखे सियासतदानों को ढील दी गई, वो इधर आके सब पाकिस्तान में कर देते। मैं कॉल ले पाकिस्तान लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद असद अब्बास बोल रहा हूँ खुशाल से। जी सैयद असद अब्बास साहब, फरमाइए भाई। मैं जड़ा वाला के जो वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। हमारे जजाकल्ला। 2 अहले तशरीह को जड़ा वाला में शहीद कर दिया गया है, जी तो मेहरबानी करके उसकी मजम्मत की जाए। बिल्कुल अल्लाह सही, ताला आपको सलामत रखे और आपको सलामत रखे। मुफ्ती भाई पे सलाम, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको सलामत रखे। इलाही इलाही आमीन भाई, बहुत शुक्रिया। इस पर शायद 3-4 रोज का ये पहले वाकया, इस पर बात हो चुकी, लेकिन इस पर तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जो और दरिंदा खाली सिर्फ और जिक्र खाली था। और खाली असद भाई से मैं कहूंगा कि सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। खाली मजम्मत का मसला नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी अपनी हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं। जो हमारी सही, अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ इखलाकी पाबंदियां हैं, कुछ चीजें हैं, ज़ाब्ते अखलाक हैं, उनको, और इत्तेहाद को, और भाईचारे को, कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद को, जो अवाम ने करना है, हम भी तो वो करें ना। सारे काम सही, हुकूमत ने थोड़ी करने हैं, बहुत सारे ठीक, काम हमने करने हैं। और ये काम सिर्फ मजम्मतों का नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। हमने हमने सही, इत्तेहाद बैदुल मोमिनीन भी करना है, हमने हुकूमत के साथ सपोर्ट भी करनी है, उनको हुकूमत के साथ मिलके काम भी करना है, कानूनी चाराजोई करें। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप वो आईएसआई की बात कर रहे थे। पिछले दिनों नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ तो उसने बताएं। पूरा ड्रामा, मतलब कि जी हाँ, ना जी हाँ, सर और जी हाँ, ना पाँव, और गैर लोग जो थे उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल नाटक जी हाँ, इंडिया के पाकिस्तान के आईएसआई ने करवाया। ये मुल्क के वफादार हैं, ये जी हाँ, मुल्क के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन। ये बड़ी ताकतों को दिखा रहे हैं पाकिस्तान के आईएसआई इतने भोंडे और इतने इस तरह के नीच और इस तरह की हरकतें वो पाकिस्तान की आईएसआई नहीं करती। लेकिन प्रूव तो हो चुका है। वो तो आईएसआई ने नहीं प्रूव किया, वो जो मुहब्बे वतन होते हैं उन्होंने प्रूव किया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान, झूठ का तूफान, करप्शन की आंधी, जमीनों पर कब्जों का सैलाब, ये है आपकी पहचान, यही आपकी पहचान है। पूरी दुनिया आपको जानती है कि आपकी ये पहचान है। और सही, मुल्क के खजाने खाली करके दूसरे मुल्कों में ले जाना, ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक, इंडिया के भी ठीक, मिनिस्टर जो है वो
किस तरह अपने मुल्क को लूट कर दूसरे मुल्कों में वो अपनी दौलत मुल्क की वो नहीं लेकर जाते, जिस तरीके से ये लोग लेकर जाते हैं। आप सिंध में देखें कि 1-1 लाख कनाल जो है अपने गुंडों को ये देते हैं, जो इनकी हिफाजत करते हैं, जो इनकी सियासत चमकाते हैं, और जो लोगों के ऊपर इतना जुल्म और इतनी ऐसी ऐसी दास्तानें सामने ही नहीं आ रही, क्योंकि हम पाकिस्तान का मीडिया जो है इनको पता नहीं कफन में भी जेबें लगी होंगी, शायद इसमें ये डालेंगे कारवून के खजाने जो है वो अपनी जेबों में डालेंगे, लेकिन कफन का तो कोई जेब नहीं होती। सही। ये तो पता है, कफन 2 चादरें ही आपको मिलेंगी। क्यों इन कुर्सियों के ऊपर बैठकर लगी लिपटी बातें करते हैं और झूठ को बेनकाब नहीं करते। सही है। इस कदर दुख होता है। ये देखें, सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो इमरान खान इतनी तस्वीरें और मदीना की रियासत, अब मदीना की रियासत वो जुल्फी बुखारी जिसको ले लेके फिरता था, वो कोई इलेक्टेड तो नहीं था, आपकी चॉइस थी, आपने खुद उसको लाया, पता नहीं कहाँ से आया। तो आप देखे चार्टर्ड तैयारे में वो अपने जाती चार्टर्ड तैयारे में उसके पास इतने तैयारे कहाँ से आगे दुबई में गया, और एक सड़क को वो अपनी सोसाइटी की तरफ ले जाने के लिए अरबों का उसने किया है। अब जहांगीर तरीन जो है 35 हजार कनाल का एक फॉर्म है उसके पास, और ये अदालतें नैब जो है वो पकड़ के दे रही है, और अदालतें करोड़ों अरबों इनसे कमा कर उन्हें छोड़ रही है बगैर नाअहली के, बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी उसके उसी तरह दोबारा आके तो वो सियासत चमका रहे हैं, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सही है। में नहीं आती कि इमरान खान इतने बड़े कलावे और इतनी बड़ी बातें इसकी, और आप देखेंगे बिल्कुल जिस चीज को हाथ लगाता है, जो वादा किया पाकिस्तान के मैं कर्जे खत्म कर दूंगा, इतना कर्जे से लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं, इतने कर्जे ले चुका है। ठीक है, जो बात भी करता है नाकामी। सही है बहन, आपका चले पॉइंट आगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और यकीनन इसमें जो भी बात होगी, और अब तो इतने ज्यादा चैनल्स वहां पे पाकिस्तान में है, या क्या वजूहत हो सकती है, जो सीनियर तरीन अपने आप को सहाफी कहते हैं, जिन शख्सियत का आपने अभी नाम भी लिया, तो ऐसे लोग जो हैं वो शायद उनकी वो जो रसाई है ईवानों में वो कम हुई है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा थोड़े से इस्तराबी कैफियत में है। या एक मैं वीलॉग सुन रहा था बहुत ही जूनियर सहाफी का, वो ये कह रहे थे कि पुराने सहाफी पहले होते थे वो अपने आप को बादशाह गर समझते थे, वो उनकी बहुत पहुंच होती थी, या बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है वो चैनल्स वो है डोमिनेट करते थे। लेकिन जब से अब यूट्यूब जो है वो आया है, हर किसी ने अपना एक इंफॉर्मेशन जब से दी है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता खोज लगाते लगाते जो वो सच तक पहुंच ही जाते हैं, और पता चल जाता है कि कौन सा जो बोलने वाला है वो कहां से बोल रहा है, किससे लिफाफा आया था, किससे कोई ग्रांट आई है। जी मुझसे भाई से बात कर लें, फिर मैं कॉल ले। देखिए, उस जमाने में कि क्राइम रिपोर्टर से पुलिस वाले डरते थे, वो पुलिस वाले जो काणे होते थे, जो चोर होते थे, वो क्राइम रिपोर्टर से डरते थे। क्राइम रिपोर्टर की इतनी वैल्यू होती थी। आज भी वो चीजें चेंज नहीं हुई हैं, आज भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइज हो गया है, प्रेस लिखा होता है, किसी भी गाड़ी पे प्रेस लिखा हो तो वो हाथ डालने वाला जरा घबराएगा कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या जी। बात यह है कि आप कितना सच्चे हैं, आपकी रिपोर्टिंग कितनी सच्ची है, क्या आप जर्द सहाफत करते हैं या नहीं करते, आप मुझे बताएं। देखिए, ये कौन सी बात है कि ये मंडी लगती है। मैं सबको नहीं कह सकता, और ना मैं जाहिर बात है इसको सबूत दे सकता हूं, तो मैं कैसे कह दूं। मगर अमूमन चूंकि मैं इस फील्ड में रहा हूं, पाकिस्तान में अरसा गुजारा है, तो मैं जानता हूं करीब से कि सहाफी को बगैर अपने रैकेट पे लिए में छोड़ा नहीं जाता। हर पार्टी हर एक ऐसे सहाफी को जो अच्छा प्रेजेंटर हो, अच्छी तरह से प्रेजेंट करे, अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर सके, या अच्छा टॉक शो कर रहा हो, अच्छा मतलब वो अपडेटेड हो, उसको आजाद काम नहीं करने देते। हर तरफ से मतलब हर सियासी पार्टी चाहती है ये हमारे पेरोल पर आ जाए और हमारी पीठ थपथपाता रहे। तो जब आजाद माशरा ही ना होगा, जब आजाद माशरा ही ना होगा, तो क्या होगा? अच्छा, उसमें से क्या होता है, बहुत सारे फिर मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे सियासी जमातों के लिए काम करते हैं। तो अब वो सहाफत रही कहाँ? तो अब कोई इनसे डरेगा क्यों? तो ये मैंने जैसे कहा ना कि एक क्राइम रिपोर्टर की इतनी हैसियत होती थी कि वो थाने चला जाता था तो वो एसएचओ घबरा जाता था कि ये कल के नहीं मालूम कल के अखबार में क्या लिख देगा।
कि वो उसको फौरन चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, आपको कैसे आना हुआ, आप कह देते, फोन कर देते, आपने जहमत क्यों की, मतलब वो उसकी माथे पे पसीना आ जाता था। अब उनको मालूम है कि ये इसके लिए काम करते हैं, ये इसके लिए करते हैं, इनका लिफाफा यहाँ से आता है, ये इस पर इल्जाम लगाएगा, वो उस पर लगाएगा, इससे फर्क क्या सही पड़ता बात। है? तो वो सहाफत का मेयार आपने खुद गिराया ना, बैलेंस, मैं फिर कह रहा हूँ ना, बैलेंस तबाह कर दिया। हर इदारे ने अपना हाँ। बैलेंस तबाह किया हुआ, हर शोबे ने। हम्म। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया हावी हुआ है, तब से मैं समझता हूँ कि वो जो एक था ना कि वन साइडेड स्टोरी, या अपने आप को बस अपने आप को ही मसीहा बना के जो अपने आप को लोग पेश करते थे, अब उनको दूसरी तरफ से जब एक सच्चाई नजर आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुकानदारी, उनकी बड़ाई, उनका जो कुछ भी एक खुद साख्ता सा भरम था, वो खत्म हो रहा है। इसी वजह से वो सटपटाए हुए हैं कि जी, और सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया जाता है कि जी ये हुआ है, वो हुआ है, मैं कॉल ले लूं, उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। मोशी भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मदद। अलैकुम जज़ाक। सलाम फारूक भाई, बरहमतुल्लाह पहले मौलाना। तो जब हमारी कॉल मिल रही होती है तो मोशी भाई की कोई बात हमें आ रही है, आवाज नहीं आ रही होती, आपकी आती है, शायद कोई आपकी सिस्टम ही आता है। हाँ, जब कॉल, हाँ, फिर उनकी आवाज नहीं आ सकती। ठीक है, जी। तो अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इलाही। पाक परवरदिगार आपको सेहत अता फरमाए, और मोशी भाई को तमाम अहले बैत टीवी पे काम करने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक सेहत और सलामती और तरक्की अता फरमाए। आमीन। जजाकल्लाह। तो भाई, जैसे आप इसका टॉपिक जो आपने रखा हुआ है और ये जो गुफ्तगू हो रही है जो असदूर की, तो जाहिर सी बात है, ये जो हरकतें हैं ये हम लोग खुद ही ठीक नहीं होना चाहते फारूक भाई। मैं आपको बता दूं, हमारी कौम पता नहीं किधर जा रही है, क्या कर रही है। मैं एक बात कह दूं फारूक भाई, मैंने पिछले प्रोग्राम में जब बात की थी तो हमारे बुजुर्ग मेहमान बैठे हुए थे, तो थोड़ी सी उनको बुरी लगी थी। मैंने एक कोई नहीं, आप अपनी बात कर सकते हैं भट्ट साहब, आप अपना हक रखते हैं, वो अपना हक रखते हैं, जी कोई जी, मसला नहीं, बात की थी जब, तो जाहिर सी बात है फारूक भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, मैं कोई ISI पे इल्जाम कोई बंदा नहीं लगा सकता। मैं नहीं, आपको कोई सबूत हो तो लगाना चाहिए भाई। ये ISI, ये IJI बनी, ये हमारे बहुत से इलेक्शन जो है, ये ISI इसमें मुलवस रही है। सबूत है जी तो जी। इश्तियाक भट्ट का नाम लेना चाहिए, सबूत है तो फारूक नजर का नाम लेना चाहिए, सबूत है तो जनरल मुशर्रफ का नाम लेना चाहिए। ये नहीं कि ISI, ये नहीं कि आर्मी फौज। हाँ, सही। इनके करिंदे हैं ना फारूक भाई, बदमाशी तो है इनके अंदर। सही। आपको पता है, मुझे पता है, हमारी जो आज जो आजाद कश्मीर का जो खलवाड़ मचा हुआ है, ये किसके जोरे बाजू है, तो कौन कर रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यही है। मैं फारूक भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं 10 साल के बाद यूके से कोठरी में गया। 4 अक्टूबर का हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी 20 डेज की, आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है, 20 दिन की रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आजाद और खुद मुख्तार गवर्नमेंट बनी थी। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चढ़ाई करके इसको 24 अक्टूबर में तब्दील कर दिया, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, कोई माने ना माने, इसका अपना अपना। तो मैं जब इधर से गया तो उस जुलूस में मैं था, तो मेरे पास एक, इधर से मैं बड़े अरसे बाद गया तो मेरे पास एक डिजिटल कैमरा था, मैं फोटो बना रहा था, सारी उसको उस कवरेज कर रहा था उसकी। तो वहां वो 10 बंदे खड़े थे, मुझे अभी उनके फोटो भी मेरे पास है, और वो खड़े थे और मैं उनकी पिक्चरें ले रहा था। तो एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, कौन है, हमारी पिक्चरें क्यों ले रहे हैं? तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम ये है, तुम आज से 15 साल से चौक कोठरी में हमारे नाम लिख के देते थे कि इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। यार हम क्या कहते हैं आपको, आप अभी भी इधर नौकरियां कर रहे हैं, आप ISI के, तो कहते हैं जी नहीं आप फोटो नहीं ले, मैं लूंगा, मैं करें आप जो करना है वो। लेकिन बात यह है फारूक भाई कि आज दौर मीडिया का है, आज दौर इतना लोगों को अवेयरनेस हो गई है ना। मैं आपके खिलाफ नहीं बात करता, उसी भाई के खिलाफ नहीं बात करता, कोई अगर जनरल है, कोई ISI का बंदर के खिलाफ नहीं बात करता। अगर ये इनकी हरकतें, जब मैं आपको सबूत देता हूँ कि कोटली में एक हवाई जहाज इन्होंने जो है ना सारा वो बंद करके, जब बच्चा अंदर दाखिल हो उसके 5 रुपए लेते हैं, वो आर्मी एक खड़ी होती है। क्या करते हो उधर, क्या क्यों करते हो ऐसे लोगों के साथ? और भाई ये बातें हैं, ये प्रूफ है, ये मेरे पास वीडियो है। तो जब हम आवाज उठाते हैं, किसी की जरूरत नहीं है वहां आवाज उठाने की। शाम के वक्त उसके घर वाले उठा के थानों में बंद, या तो याद उधर एक उनका GH किया हुआ उधर लेके जाते हैं। फारूक भाई ये जुल्म है, ये जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए, फौज के खिलाफ नहीं,
खुदा की कसम फारूक भाई, मैं हर बार यही कहता हूँ, फौज के खिलाफ नहीं। अभी आप पिछले 2-3 हफ्ते की देख लें वीडियो, कोली पीर में इन्होंने क्या किया हुआ है, क्या किया, कौन किसकी हकते हैं, इन्हीं की ना, इन्हीं के ऊपर से ऑर्डर जाते हैं ना। चलो आप जैसे मुझ जैसे जो लोग मुलाजमत करते हैं वो आगे जाते हैं, या उससे कोई बड़ा ऑर्डर देता है तो ये जाते हैं। तो जब इनके खिलाफ बात होती है, आप मुझ जैसे बंदू को ये उठा के गायब कर देते हैं। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी, बड़ी दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। पोस्ट यही पढ़ी कि जो मोसी भाई, पता नहीं कितने सालों से आप भी और मोसी भाई, ये गुमशुदा लोगों का जो सिंध और कराची और जितने भी बलोचिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि ना मालूम, तो किसी ने क्या खूबसूरत पोस्ट लगाई है कि मुझे बताओ हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान नामालूम हैं। मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह के, अपनी रियासत के अंदर रह के नामालूम उठा के ले जाते हैं। किधर से आते हैं, इंग्लैंड से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, या किसी कोई और मुल्क से आते हैं तो उठा के ले जाते हैं और पता नहीं होता कि हाँ नामालूम लेके गए, नहीं लेके गए, यही उठा के ले जाते हैं, रेजर उठा के ले जाते हैं, एजेंसियां उठा के लेके जाती हैं। जब इनकी बात पूरी होती है, मैं फारूक भाई इधर यूके का मैं आपको एक बंदा दे सकता हूँ जो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी की बात करता था, आज वो सिर्फ पाकिस्तानी फौज की बात करता है और ISI की बात करता है। सही है। और मुझे पता है क्यों करता है। सही है भट्ट साहब, मेरा कराची में भी है ना, अभी धरना था नामालूम अफराद के। ये बातें यहाँ होती हैं, यहाँ होके रहेंगी। फारूक भाई, मौत आनी है कि ना के रहेगी। हक पे चले, हक का साथ दें। ये नहीं है कि आप दोगली पॉलिसी अपना के रखें। हम कोई उस मीर की हिमायत नहीं करते, लेकिन जो हक बात है उसका साथ दें। सही है। जनरल परवेज मुशर्रफ हो, उसमें वो बाबा रमता हो जिसने पैसे लेके, जो भी हो, आप सही है, बात करें। हक का साथ लोग देने वाले हैं, बिल्कुल बेशक कम है, इंशाल्लाह हम आपका साथ देते रहेंगे। मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की की बात करो खुदा के लिए, वहाँ मुल्क लोगों को रोटी दो, लोगों को रोजगार दो। ये नहीं है कि कोई भी आया, फौज के जितने जनरल सब पैसा लूटते हैं, सियासतदान है लूटते हैं, सब लूटते हैं। लेकिन जब कोई कहता है ना कि फौज को क्यों क्या आया, फौज को क्यों क्या, फौज ना हो तो आपको वो निगल ले, ये कोई निगलने वाली बात नहीं है। ना इन्होंने कोई मुल्क फतह किया है, ना ये कर सकते हैं, ना ये मुसलमानों का साथ दे सकते हैं। कभी भी किसी को कोई बुरी बात लगे तो माफी चाहता हूँ फारूक भाई। हकीकत है, अल्लाह ताला आपको, मोसी भाई को, जितने भी लोग हैं, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मर जाएंगे, अल्लाह के हजूर पेश होना है। ना अपने जनरल माजवा। सही है सर, सही है आपका भट्ट साहब, आपका सारा दुखड़ा सुन लिया, सब आपके एक भड़ास निकल गया। आपने बहुत मौका दिया मुझे, अल्लाह सही है सर, ये ना कहीं आप ज्यादती करते हैं। जो भी आपका हक है, या जो भी कॉलर आता है, कोई मेहमान है, वो अपनी राय देने पे आजाद है। और यकीनन नामालूम अफराद, लापता अफराद जो है, इस पे ये तो एक पूरी पाकिस्तान की इस मामले में बहस है। और इसमें जरूर इसमें हमने देखना है कि किस तरह से इस मामले को हल किया जा सकता है, हुकूमत को सोचना है। और जब तक ये हल नहीं होगा, यकीनन ये बाइसे बदनामी तो है ही है। जी मुझसे अगर आप कुछ मज़ीद कहना चाहें। नहीं, इससे यकीनन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जो एक पाकिस्तान का एक चेहरा जो पोर्ट्रे होता है, वो कहीं पर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जब अदालतें आपके यहाँ हैं, आपके यहाँ जुडिशरी है, आपके यहाँ सिस्टम है, आपके यहाँ पुलिस चौकियां हैं, आपके यहाँ थाने हैं, आपके यहाँ कानून है, आपके यहाँ वकला हैं, आपके यहाँ तमाम सिस्टम है, तो फिर ये नामालूम क्यों, ये लोगों को अगवा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कुछ किया है तो उनके ऊपर आइन के मुताबिक FIR करें, और हाँ, उसके आइन के मुताबिक साबित उसमें। देखिए, जब आप किसी को कोर्ट में ले जाते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। तो अगर एक आदमी पर आपने मतलब बहुत सारी चीजें है ना साबित करनी होती हैं, तो मुतालबा यही होता है कि जहां पर जमहूरियत होती है, आप इस्लामी जमहूरिया का नाम साथ लगाया हुआ है, तो उसको प्रूफ करें। और यकीनन इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। इससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ये सिलसिला फिलफौर बंद होना चाहिए। ये वाकई में बहुत ही पाकिस्तान के लिए मंगवा रही है पूरी दुनिया के अंदर के, ये लोग गैब हो रहे हैं। कौन सा माशरा है ये, कौन गैब कर रहा है? 5-5 साल से गैब है, माएँ बैठी हुई है रोडों पर, मुजाहरे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोगों के माँ बाप मर गए इस सदमे के अंदर, और लोग गैब हैं, नहीं पता। तो ये यकीनन इससे नेगेटिव तासुरात भी जन्म लेते हैं माशरे के अंदर। लोग बागी भी होते हैं, और लोग फेड अप भी होते हैं, मुल्क से लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, और पूरी दुनिया में चेहरा भी खराब होता है। तो इन पॉलिसीज को अगर असर नौ मुरतब कर लिया जाए और इस सिलसिले को खत्म किया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तब्दीली जो है वो माशरे में इजाद हो सकती है।
बिल्कुल सही। और अच्छा, इसी पहलू पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ तो चीजें यकीनन वो हल तलब हैं, उसको मामले को टेकअप करना चाहिए, और सिंसियर अगर कोई पाकिस्तान से है, कोई भी इदारा है, तो वो अपने ऊपर इस किस्म का दाग जो है उसको धोने की कोशिश करे, ताकि कोई छोटी मोटी जो छींट भी पड़ती, जैसे ये अगर जानबूझ के कोई इल्जाम लगा देता है या एसआई पे या पाकिस्तानी किसी अफवाज पे या खुफिया इदारे पे, तो वो फिर एक हक बजानब हो, क्योंकि आप इतने ज्यादा फिर डिफेंसिव हो चुके होते हैं, या जैसे आपने बात बात की थी ना, ढील, खुद इन लोगों को ढील दी जाती है। इनके इन्हीं सहाफी के बेटे की शादी थी, तो पूरी सियासी समझे कि एक पूरा एक ऐसा माहौल था कि जिसमें आर्मी के भी अफसरान थे, खुफिया क्या, जायरी क्या, सियासी जमातों के सरबराहान थे, तो इनके वो ठाट बाट देखा करें। अच्छा, एक और चीज जो पहलू था कि आईएसआई पे तो इल्जाम फौरन लगा दिया जाता है, लेकिन जैसे मैंने उस वजीज मेमन की मिसाल दी, बहुत से ऐसे सहाफी हैं, मकामी सहाफी हैं, उनके ऊपर सियासतदानों के, वडेरों के, चौधरियों के, उनके भी जुर्म इतने हैं कि वो शायद उनसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन कोई उनको परस्यू करने वाला नहीं है। कोई अजीज मेमन की बात करने वाला नहीं है, जो इस वक्त दुनिया में ही नहीं है बेचारा, जिसने एक वो जुर्म कर दिया था, ये खबर चला दी थी। तो ये इसका मतलब ये खयानत है एग्जैक्टली। ना, अगर आप अपने आप को एक सहाफी तंजीम कहते हैं, आप अपने आप देखें, को सहाफी का तर्जुमान कहते हैं, और आप सिलेक्टेड हो, आप एक चीज को तो पोर्ट्रे करें, अच्छी बात है, उठाएं, लेकिन दूसरा एक पूरा एक बड़ा एक आपके पास मवाद, वो आप उसको नजरअंदाज कर दें, ये सरासर खयानत है। लोग जो खयानत करने पर आमादा होते हैं वो अजीज मेमन का हशर देख के डर जाते हैं कि हमारा भी हशर अजीज मेमन जैसा होगा, इसलिए वो दूसरे रास्तों का इंतखाब करते हैं जिसमें वो नहीं तो मैं बड़ी बहादुर बड़ी सियासी। जी हाँ, लेकिन मुसफी भाई वो कहते हैं जी हम तो अपनी जान, वो कहते हैं ना, डरने वाले तो चले हो गए, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब आप जो आईएसआई के खिलाफ जो उस दिन कल परसों मुजाहरा था, आप उन लोगों की तकरीर सुन लें, वो तो कहेंगे जी हमारी नहीं नहीं, तो गर्दनें उनको काट के रख दे, उनको हम तो हक और सच के बड़े देखिए, अलमबरदार उसके उसके अंदर भी मसाइल होते हैं ना, उसके अंदर भी पीछे कुछ लोग बैक कर रहे होंगे। अभी आप देखें कुछ दिन के बाद मामलात बहुत सारी चीजों के ऊपर तय पाए जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हैं। है, ये पाकिस्तान है। तो होता यही है कि लोग अमूमन इन इन रास्तों का इंतखाब क्यों करते हैं, वो देख के डर जाते हैं। अगर एक आदमी किसी के पेरोल पे नहीं था और एक आजादाना सहाफत कर रहा था तो उसको किसी ने पूछा ही नहीं, तो वो सोचते हैं हमारा भी हशर यही होगा किसी दिन। इससे बेहतर यह है कि या किसी एजेंसी के पेरोल पर चले जाया जाए या किसी बड़ी सियासी पार्टी के मीडिया विंग का हिस्सा बन जाया जाए, ताकि जी अगर मैं कहीं आप से कोई हाथ डालता है तो वो रोकेंगे। तो ये सही ये एक हकीकत है, इसका इनकार नहीं कर सकते हम। सही सही जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फारूक भाई, क्या हाल जनाब। चाल है आपके? जी आपकी दुआएं भाई, बहुत शुक्रिया। भाई अभी मैं आपका प्रोग्राम देखा था, अभी तो लास्ट कॉलर थे जिनका दुखड़ा आपने सुना, वो जी दुखड़ा जो है वो काफी हद तक मैं समझता हूँ कि हर मतलब मुहिब वतन पाकिस्तानी की दिल की आवाज है। माशा काफी हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा जो उन्होंने बात कही जी कि ये जो आईएसआई या फौज का जो एक वाहिद इदारा है ना जो मुनज़्ज़म है, और जिसकी बेस पे पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है, जो जितनी भी रही सही जितनी भी है उसमें भी रूप हो जाओ, नो डाउट, मगर बिल्कुल जितना भी पाकिस्तान के अब इंटीग्रिटी बात की है वो इसी इदारे की वजह से बात की है। और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस इदारे में भी कुछ रूप होल्स है, कुछ कुछ बातें हैं यकीनन है, तो तभी निकलती हैं। हम काली भेड़ हैं जिनकी बेस पे हम सिया सफेद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसमें ग्रे एरिया, मगर ओवरऑल मेन जो एक वाहिद इदारा है जो सही तरह काम कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा सर जी कि ये जो हम पाकिस्तान के इदारों पे नजर डालते हैं ना, यानी कि इंसाफ नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा इदारा जो है जिसको जो इंसाफ देना चाहता है वो इंसाफ नहीं दे रहा, और इस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ अशराफिया, ये बेसिक जो प्रॉब्लम पता है क्या, बेसिक प्रॉब्लम हम लोग जो खुद ठीक होना नहीं चाहते, जो आपका लास्ट कॉलर कह रहा था वो यही कह रहा था कि हम खुद ठीक नहीं होना चाहते। उसकी वजह ये है कि हम सिस्टम के साथ अटैच होना चाहते हैं ताकि अपना हमारे अपने बेनिफिशियरी हैं इस सारे काले निजाम के, हम खुद कोई ना कोई इसका फायदा उठा रहे होते हैं। और मगर फारूक भाई उसकी वजह है, उसकी वजह मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि हम जो है वो जो रनिंग सिस्टम है ना, जो अशराफिया ने, जो चंद लोगों ने पूरे पाकिस्तान को, इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है, कि आम जैसा आदमी, हम और आप चाहते हैं कि उस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाए ताकि अपना काम निकले। अब कौन पूरे सिस्टम से फड्डा ले, कौन क्या जी करे, और इस तरह फिर चेंज चलते चलते
मसला हमारा यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक खानदान के अंदर कोई एक बड़ा होता है जिसका किसी फौज से ताल्लुक दोस्ती होती है, या किसी पुलिस वाले से दोस्ती होती है, किसी किसी मिनिस्टर से दोस्ती होती है, तो सब चाहते हैं कि उससे दोस्ती हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे भी काम निकल जाए। उस सिस्टम से उसको उसको और इज्जत, भाई से इज्जत तस्वुर किया जाता है, उससे सही गलत को सुन लिया जाता है, और एक गरीब आदमी सही बात भी कह रहा होता है तो उसको कोने में बिठा दिया जाता है। एक जनरल लोकल बात कर रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे हकीकत है। हम खुद ही नहीं ठीक होना चाहते। बहुत शुक्रिया भाई। यकीनन भाई कि हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला चल निकला। अब हमें जो यूके या जो भी ऐसे ममालिक में बैठे उनको शायद ही वास्ता पड़ता हो, अपने किसी एमपी की जरूरत पड़ती हो, बहुत से अहम तरीन मामला में शायद पड़ती हो, लेकिन बहुत से ऐसे मामला जिनकी पता ही नहीं होता कि ये मामला जो है वो हम खुद ब खुद किसी भी दफ्तर जाके वो हल करवा सकते हैं। एक और कॉल लेते हैं, फिर बात आगे इश्यूज पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोबारा आई हूँ, सॉरी मैं जी आपका टाइम बस ज्यादा नहीं टाइम लूंगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत देर नहीं हुई, मोदी जो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ी रियासत और असले के लिहाज से हर लिहाज से इतनी बड़ी रियासत, और जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, और फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पूरी जो रॉकेट और जहाज जो है वो पूरे असले से भर के और बमों से भर के वो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आए, और जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने मुकाबला किया, वो सारे ये खाकी वर्दी वाले जो है पूरी दुनिया का ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, लेकिन वो सबके सामने है। लेकिन ये जो जहर कितना होता है, थोड़ा सा होता है ना तो वो खत्म कर देता है। ये जो जहरीले सांप हमारे अंदर जो इस तरह के, बजाय इसके कि सियासतदानों को या हमारी फौज और हमारी ISI हमारे पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा है, और ये जो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है, पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते रहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन ऐसे उनकी किसी एक फौजी को पकड़ के ये सियासतदान जिस तरीके से खरीद कर और अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे पूरी फौज को हम नहीं कह सकते। दुनिया के रिकॉर्ड सब तोड़े हैं पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए। नहीं, मजमूई तौर पे तो कोई बहन आपसे इतराज नहीं करता। ने 12 सालों में इन 12 सालों में जो तबाही और जो कर्जे और जो सब कुछ, सब सारी दुनिया के सामने है कि इन्होंने कितनी बड़ी तबाही, पूरी तारीख के इतने कर्जे नहीं थे जितने सिर्फ एक जरदारी। लेकिन इस मामले में बहन मैं तो फौजी को, अगर फौजी वो उन फौज को नहीं जो आपने जिसने कहा ना वर्दी वाले जो हमारे मुहाफिज हैं उनके नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ही को मैं जिम्मेदार करार दूंगा कि जिनकी नर्सरीज ने ये पाले पोसे हैं ना। सियासतदान नवाज शरीफ किसने दिया है, या ये नवाज शरीफ NRO किसने दिया था, जियाउल हक को किसने बनाया था? आर्मी के ही है ना, वो सपूत हमारे जनरल है ना। बनाया इन्होंने ये जो अपने मफादात के लिए बनाते हैं, लेकिन फौजी था ना, आंखें दिखाते था तो फौजी था, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी तबाही की है। जो जनरल अयूब है उसने 7 दुनिया के इतने बड़े बड़े डैम, 7 डैम बनाए 10 साल के अरसे में। लेकिन फातिमा जिन्ना को उन्होंने जिन्होंने गद्दार कह दिया तो 100 डैम बना ले, हमें तो कोई उनका कोई कदर नहीं है। जो फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दें तो डैम तो किसी भी ठेकेदार ने बना देने थे या किसी भी और ने बना देने थे। जिनको अपने पाकिस्तान के वजूद से एलर्जी का है वो तो नहीं बहन, हमें थोड़ा इस चीज का देखना पड़ेगा ना कि जो जराइम है उसके, ठीक है जियाउल हक साहब ने पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा, या उस वक्त पे बहुत ज्यादा हो सकता है सस्ती चीजें। की मैं नहीं बात करी, मैं नहीं कहती कि जो अयूब ने 10 साल जो हुकूमत कायम रखी और इस तरह उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उठाए ना। जो इन्होंने 12 साल में जो तबाही और बर्बादी और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पूरी दुनिया देख रही है इनका तमाशा कि ये क्या करें। इमरान खान जो मदीना की रियासत बना रहे हैं, एक रोड के लिए अपने जुल्फी बुखारी को इतनी इतनी अरबों की करप्शन उसने इजाजत दे दी, और फिर जब पकड़ा जाते हैं तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। तो इमरान खान को भी सिलेक्टेड लोग कह रहे हैं, इमरान खान को भी लाया गया है, इसका मतलब है फिर वो लाने वाले कौन है? नवाज शरीफ ने अपने ऊपर हमला करवा के ISI के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो यही तो इनके तरीके हैं। नहीं कुछ तो ठीक है, जाहिर है बहन, बैठ कर ISI के
दुश्मन वो है जो लिफाफा लेकर ताकत मैंने करते हैं। कुछ तो चीजें जैसे ये उस साफी की हम बात कर रहे थे बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ जो मोटे जो आपके पास प्रूफ हैं, आईजीआई है, असगर खान केस है, सपूते ढाका है। मैं कहना चाहती हूँ जो पाकिस्तान से तो इस वक्त दुश्मनी कर रहे हैं ना, वो किसी भी लेवल पे वो अब हमारी आईएसआई को भी और पाकिस्तान की फौज को भी वो खत्म करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसको ये खुद ही खत्म कर सकते हैं ना, इस किस्म के इल्जामात ना लें। अब आईएसआई को खुद चाहिए वो सारी सीसीटीवी फुटेज निकाले, वो 3 बंदे जिसके ऊपर इल्जाम है सहाफी को मारा गया। इस तरह की इनके लेवल पर जाकर वो काम नहीं कर सकती, उनका लेवल इतना लो नहीं है कि इनके अल्लाह करे कि उनका वाकई ऐसा लेवल ना हो कि वो छोटी हरकतें, बिल्कुल सही, बिल्कुल छोटी हरकतें करते हैं, छोटी हरकतें झूठ और इतने प्रोपेगेंडे। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। लेकिन मुसीफ भाई, मैं तो इस मामले में सारा जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनके दरवाजे अब भी खुले हैं, देखिए अगर कोई कहता है आईएसआई, अगर कोई कहता है आईएसआई या फौज, ये 2 चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसमें जिस तरह से सियासतदान आकर मामला खराब करते हैं, इसी तरह अब्बास जनरलों ने किया। इसे ज़ियाउल-हक है। ज़ियाउल-हक को बुरा कहने का मकसद पाकिस्तान आर्मी को बुरा कहना नहीं है। ज़ियाउल-हक को कुछ कहने का मकसद आईएसआई को कहना नहीं है। ज़ियाउल-हक ही रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी अगर आईएसआई के ऊपर इल्जाम लगता है या फौज को लोग बदजन होते हैं, इस तरह के लोगों से होते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान से हेरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान को डाल के 80,000 जानें मारी गई, जाके फलस्तीनी कैंपों के ऊपर अमेरिका के कहने पर गरीब मुसलमानों के ऊपर बमबारी की। तो ये तमाम जराइम हैं। तो ये भी तो कहीं बाहर से नहीं आए ना। तो जो गलत है उसकी मजम्मत की जाएगी। हाँ, ये सीधा सीधा जो लोग कह देते हैं आईएसआई, ये भी गलत है। तो सीधे सीधे कह देते हैं पाकिस्तान आर्मी, ये भी गलत है। जब हिंदुस्तान हमला करता है तो कौन आता है दिफा के लिए? पाकिस्तान आर्मी। उसके जवान सीने पर गोलियां खाते हैं, वो जाके सरहदों की हिफाजत 24 घंटे कर रहे होते हैं, वरना हम एक रात भी नहीं सो सकते, हमारे ऊपर हमला हो जाए। तो यहाँ पर एकदम मुत्तहम नहीं कर देना चाहिए कि आगे आप सीधा सीधा पाकिस्तान आर्मी पे कोई अंगुश नुमाई कर दे या आईएसआई को कह दे। नहीं, हाँ, उसके अंदर जो पॉलिसीज गलत चला रहे हैं, या जिन्होंने मजार शरीफ के अंदर 30,000 बेगुनाहों का एक रात में कत्ल किया, तो जनरल हमीद गुल को साफी ने पकड़ा भी था, तो उसके खिंचाई भी की थी। तो ये जो गलत पॉलिसीज हैं, उन गलत पॉलिसीज को कंडेम करना अलग बात है, और उन शख्सियात को उनको जेर बहस जेर सवाल लाना एक अलग बात है। ये किसी तौर से कबूल नहीं है कोई आईएसआई को बिन जुमला कह दे या पूरी पाकिस्तान आर्मी को कह दे। ये इन चीजों को, 2 चीजें, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। वो मुकद्दस इदारे हैं, पाकिस्तान की दिफाई लाइन है, सुर्ख लकीर है हमारी, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं सुनेंगे। हाँ, जो जनरल अगर कोई इंफरादी तौर पर आकर ज्यादती करेगा, पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा, अमेरिका से डॉलर लेगा, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, या लोगों को गैब किया जाएगा, तो उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाएगा। इसके ये नहीं कि पाकिस्तान से बगावत की बात कर दे, फौज को कुछ कहें या उनकी इज्जत एहतराम खत्म कर दे या ऐसा ही कुछ है। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं, 2 मुख्तलिफ बातें, इनको मिक्स ना किया जाए प्लीज। ये मिक्स किया जा रहा है। मिक्स और खुद ब खुद बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जो उसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, फर्ज किया अब जो आईएसआई के जो लोग हैं सारे तो एक जैसे नहीं है, या फौज जिसकी हमने बात की है, लेकिन जो जिनके अंदर जो है वो थोड़ा सा फितरा है ना, या जो गलत काम कर रहे हैं, वो ये फिर कहते हैं जी, वो अपने आप को फिर उसी पाक या उस शेल्टर के नीचे ले आते हैं और कहते हैं देखिए जी हमें बदनाम कोशिश की जा रही है। जी, उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक डिसिप्लिन है। वहां पर ये नहीं होता कि एक जनरल को दूसरे 4 जनरल मिलकर बंद कर दे उठा के। वो अगर उससे आजिज भी होंगे तो चाहते हैं अपना टेन्योर पूरा करके जाए। एक अगर ये रिवायत कायम हो गई तो डिवीजन की डिवीजन एक दूसरे पर हल्ला बोल देंगे और मुल्क टूट जाएगा। तो फौज के अंदर एक डिसिप्लिन है हमारी, और वो बातें अंदर ही रखी जाती हैं और अंदर ही उन पॉलिसीज को शिफ्ट किया जाता है। अफगान पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई आपके सामने, कश्मीर पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई कि आपके सामने, बहुत सारी चीजों के अंदर शिफ्ट आया है। वक्त के साथ, हालात के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो डायरेक्टली आईएसआई के ऊपर हमला करना, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की खिदमत हो रही है। पाकिस्तान आर्मी, हम पाकिस्तान आर्मी खुद हैं, अवाम जो है वो है असल में, यहाँ से जाते हैं लोग। पाकिस्तान आर्मी हम हैं, आईएसआई आसमान से नहीं उतरी, हम हैं। तो ये उंगली कोई अपने ऊपर, अक्लमंद आदमी अपने ऊपर उंगली नहीं उठाता, दुश्मन पे उठाता है। तो अपनी फौज पे उंगली उठाना, अपने ऊपर उंगली उठाना है। चीजों को मिक्स ना करें।
اور یہ اس قسم کی انگلیاں جو ہے اگر کوئی اٹھا رہا ہے یا غلط اٹھا رہا ہے تو مجھے تو وہ کل پرسوں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، وزیر داخلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نئی فوٹیج بھی ملی ہے اسی اسد پہ جو حملہ ہوا تھا، تو یہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے، یا اس سے پہلے مطیع اللہ جان تھے اغوا کیے گئے، یا ابصار عالم کا کہا جا رہا ہے کسی نے گولی مار دی ہے، تو یا حامد میر صاحب کا کہا جاتا تھا گولی، تو یہ ساری جو تحقیقات ہیں یہ سامنے آنی چاہیے، اور کم از کم یہ جو لیٹسٹ ہے بالکل اس کو تو ضرور سامنے آنا چاہیے، جو بالکل سی سی ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں، اور خود آئی ایس آئی اس کو پیش کرے ان لوگوں کو کہ یہ کون تھے، ان کے عزائم کیا ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور آج کا پورا بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ اسی چیز کو اچھال رہا ہے، جی پتہ نہیں وہاں پہ بہت کیا ہو رہا ساری ہے، تو یہ بہت بہت ساری کیا چیزیں ہوں گی جس سے آپ بھی اختلاف رکھتے ہوں گے، ایک عام آدمی بھی اختلاف رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں گا، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اتنا نیگیٹو چلے جائیں کہ پاکستان کی جی ریاست جی کے جی مد مقابل نہیں نہیں بات کرے، تو یہ کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایشوز پہ بات ہوتی ہے، اس لیے دیکھیں اپوزیشن، حکومت اپوزیشن کیوں ہوتی ہے؟ حکومت ہوں کام کر رہی ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، اپوزیشن اس کو راستہ دکھا رہی ہے۔ ہمارے کیا ٹھیک ہے پاکستان میں یہ کام نہیں ہوتا، پاکستان میں اپوزیشن کا کام روڑا اٹکانا ہوتا ہے، حکومت کا کام کرپشن کرنا ہوتا ہے، ہمارے کے سسٹم الگ ہے۔ مگر ایک نئی ماڈرن اچھی دنیا میں جو اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز نہیں ہیں، وہاں حکومت کام کرتی ہے، اپوزیشن اس کو ڈائریکشن درست کرتی ہے، جہاں دیکھتی ہے صحیح نہیں کر رہے ڈائریکشن بتاتی ہے کہ نہیں، آپ کچے راستے میں اترے، یہ ہے پکا راستہ، وہ اس کو ہوں ترقی کی جانب لگائے رکھتے ہیں، ہوں جب ان کی باری آتی ہے اس کو وہاں سے آگے لے جاتے ہیں۔ تو تنقید کرنا بری چیز نہیں ہے، مگر اس کے ضوابط اور قواعد ہونے چاہیے، بے ڈھنگی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن اس وقت جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں، اب تو لگ رہا ہے کہ بالکل مدر پدر آزادی نظر آ رہی ہے ہر جگہ، وہ ایک دوسرے پہ اب دیکھیں کس طرح سے وہ ایک سینئر ترین صحافی جو ہیں وہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کی کیا کیا خواتین کے حوالے سے جو ان کی نہیں تو زبان وہ تھی، ذمہ دار ہونا چاہیے نا، ذمہ دار ہونا ہاں چاہیے نا، ان کو بھی، بتائیں ان کا ان کو یہ بھی معیار ذمہ ہے دار تو ہونا پھر چاہیے نیچے کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہاں یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کوئی لینگویج ہے؟ یہ کوئی یہ لینگویج صحافانہ چیز کا احتجاج آپ صحافیانہ کر رہے ہیں، زبان ہے؟ یہ کیا ہے یہ؟ مطلب آپ یا میں تو مشرف آپ آپ کا پرسنل آ گئے باپ ہے کسی، اور یہ ہاں ہے اور وہ ہے، جی ہاں۔ تو ہاں، یہ یہ کون میں سی کال لے زبان ہے؟ لوں؟ جی ہاں، تو یہ ایک اسلوب کے ساتھ اگر آپ بات کریں، احتجاج کر لیتے تو بہت اچھا بات ہے، جی کیونکہ آپ کے بات اگر وزنی بھی ہے، آپ الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر رہے تو کوئی لوگ آپ سے متاثر ہونے کے بجائے آپ کو لینے کے دینے پڑ رہے ہوں گے۔ جی السلام علیکم، جی بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علیہ السلام مدد جی مولا علی مدد۔ بھائی ایک بات میں واضح کرتا ہوں، جس طرح مفتی بھائی نے کہا ہے، ہم ہی آرمی ہیں، ہم ہی آئی ایس ہیں، ہمارا ملک ہی پاکستان ہے، صحیح ہے، تو ایک افسوس ہوتا ہے آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں، ضرور۔ کچھ لوگوں نے ایک اپنی ایک بنائی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ بس یہاں سے بات کر رہی ہے، بس میرا فاروق نظر ہے، بس اب میری آئی ایس آئی ہے، میری فوج ہے، میری اسے ہٹ کے بات نہیں کرنی ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ جی لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ جو راحیل شریف صاحب ہے، کیا یہ اپنی پینشن کے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیتے ہیں فاروق بھائی؟ لیتے ہوں گے، لیتے ہوں گے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، چلو مجھے تو نہیں پتا، میں پوچھ رہا تھا۔ تو پینشن کے پیسے ریٹائرڈ۔ پاکستان سے لے کے اتنا عرصہ اپنی ڈیوٹی لے گئے، کون سا ملک انہوں نے فتح کر دیا آن دا پروف موسی بھائی؟ کیا وہ یمنیوں کو، یہ جو سعودی عرب کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو ذبح نہیں کر رہے؟ کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ راحیل شریف تم غلط کر رہے نہیں ہو؟ تو ہم تو پہلے ہم دن سے اس کی اٹھا رہے حمایت، ہیں۔ ہم نے اس کی حمایت کب کی؟ جی جی ہم نے کبھی حمایت نہیں کی۔ جی ہاں، چلیں۔ جیسے لوگ، جیسے ہمارے لوگ کالر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو ایک نے آسٹریلیا میں جزیرہ لیا ہوا ہے، کیا وہ جنرل نہیں رہا پاکستان کا؟ صحیح صحیح صحیح۔ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کتنی دفعہ، 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، جی ہاں خدا جی کی ہاں جی، قسم نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کا گربان کون پکڑے گا؟ ضیاء الحق کا کس نے پکڑا؟ مردود کا؟ صحیح بالکل صحیح بات ہے کہ اس نے یہ جو کلاشن کو کلچر اور خاص طور پہ شیعوں کو ذبح کرنے کا یہ جو رچایا تھا، اس نے کس نے رچایا تھا؟ ضیاء الحق نے رچایا تھا۔ کیا صحیح۔ کیا تھا یہ سارے؟ آخر ظاہر ہے، ایک بات ہے فاروق بھائی، ایک جنرل ہے، ایک ملک کا، ایک آرمی کا اتنا بڑا عہدہ ہے، جی وہ خود بک جاتا ہے، تو میں، آپ اور موسی بھائی اور یہ جو لوگ ریڑیاں وہ کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ بات شعور کی ہونی چاہیے، بات اوپر تک جانی چاہیے۔ آج تک میں نے نہیں سنا یا کچھ دیکھا نہیں ہے کسی بھی بڑے عہدیدار جو آرمی کے اندر ہے، آئی ایس آئی میں ہے یا فوج میں ہے، کسی کو کوئی سزا ہوئی ہے یا وہ کورٹ میں پیش ہوا ہے؟ اگر کوئی ہوا ہے تو مجھے بتائیے گا،
लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ ठीक है सियासतदान खाते हैं लेकिन कोर्ट में पेश हुए हैं, चलो झूठे हैं या सच्चे हैं, काफी पेश हुए हैं झूठे हैं या सच्चे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बदमाशी है। मैं आपको साफ साफ आपको बदमाश है ना सब कुछ उसके पास है, बस आपको कुछ नहीं मिलेगा। अदालतें शराफत का बुरा हाल है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन एक दवा जरूर कर सकते हैं अल्लाह के हजूर के पास, परवरदिगार इस अवाम को कोई शऊर दे, इस अवाम को कोई अक्ल आए कि हम क्या करें। सही है। हमारे मुल्क के अंदर जो हो रहा है ना वो कहीं और किसी और दिन आपसे बात करूंगा, जो वहाँ खलवाड़ बचा हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक ठीक, बकाऊ और मुनाफे और पैसे हर जगह यही, बिल्कुल सही। ये बात है ना कि शऊर की बात है ना, शऊर आ गया तो आपकी जिंदगी बस वो अल्लाह के हजूर भी आप सच्चे होगे तो आपके जिंदगी, लेकिन ये नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा इस वक्त। चलें, अपनी तई आवाज उठाते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपकी बात का शुक्रिया। तो यकीनन शऊर और ये किस्म के जो एक हम जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जो हम देखते हैं ख्वाब, वो तो है ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म यही है कि जो इस वक्त बाख्तियार हैं वो उनको चाहिए कि अपने अपने इदारों के हवाले से जो उंगलियां उठती हैं उनके ऊपर अपना थोड़ा सा एहतसाब करें, अपने तय एहतसाब करें, अपने खुद एक्शन लें और अपने इदारे की अपनी खुद इज्जत की बहाली कराएं। तो ये सारे अगर सियासतदान जैसे अब वो आज कह रहे थे जहांगीर तरीन जी, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए, तो बताएं अगर उनको इंसाफ मिले, शबाश, इंसाफ अल्लाह करे, इंसाफ ही तो नहीं मिल रहा। अगर आपको सही मानों में इंसाफ मिले तो आप क्या ये अब कोई लंदन बैठा होता या कोई बीमार हो के कोई कहीं अबू धाबी बैठा होता, इंसाफ मिला होता तो फिर तो आपके बहुत ही बुरे हालात होते। तो ये तो हमारे निजाम की जो एक बदहाली है उसका ये सब लोग फायदा उठा रहे हैं, चाहे कोई रिटायर्ड जर्नल है, कोई फौजी है, कोई जज है या ये हमारे सियासतदान हैं, तो उनको ये सारा कुछ सूट करता है। वो अपने सीधा अगर मामला हो जाए तो फिर वो उनके तो कौन, उनकी तो आगे नस्लें जो हैं वो उस पर डिपेंड कर रही हैं कि ये मामलात ऐसे ही रहें और अब फिर उनकी बारी खत्म हो, हमारी बारी शुरू हो। जी जी मुसीबत। उम्मीद तो हम करते हैं फारूक भाई, मगर अगर हकीकत से आंखें न चुराएं और हकीकत की बात करें और हकायक पर मबनी गुफ्तगू करें तो पाकिस्तान में इस वक्त अदम जो तवाजुन है उसका ये हाल है कि इस वक्त ये क्याओस तारी है हर चीज पे। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास जो ताकत है वो उसका बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो किसी भी इदारे से मुंसलिक हो। उसको वो अपने आप को हर आदमी कानून से बालतर समझता है, चाहे वो सियासतदान हो। आपने नहीं जरदारी साहब का लहजा सुना था कि हमें तो हमेशा रहना है, आप तो 4 साल के लिए। ये क्या उनके करने की बात थी? फिर आप यही रवैया देखेंगे ताकतवर इदारों की जानिब से, यही रवैया देखेंगे साफी की तरफ से। क्या वकीलों की रोडों के ऊपर कोट पहनते हैं, एक मुकद्दस कोट कहा जाता है, एक दूसरे को लातों और घूसों के साथ मारना, वो कार्डियोलॉजी, एक रवैया। अस्पताल, मरीजों को, जी हाँ, मरीजों के साथ जो किया एक दिन तो मरीजों को घुस के मारना वहां। तो क्या इसको माशरे में एक क्योस नहीं कहेंगे कि पूरा एक सिस्टम कोलैप्स हो चुका है? अगर इसको बनाना है तो ये एक असर नौ इसको तरतीब देना होगा, या एक बहुत बड़े इनकलाब से ये गुजर के जो है वो आगे सही हो सकता है। ये इस तरह से निशानदही करने से दुरुस्त नहीं हो सकता। वो कच्चे के डाकू आप देखें वहां क्या हो रहा है, कैसी कैसी फुटेज आ रही है पूरी दुनिया में, जो है वो जग हसाई हो रही है कि वो डाकू आजादाना घूम रहे हैं। क्या वो पूरी रियासत से उनकी ताकत ज्यादा है? उनके ऊपर कुछ नहीं एक्शन हो सकता, मगर नहीं हो पा रहा क्योंकि सूबाई हुकूमत सामने है। वो उसकी वफाक की नहीं सुनते, तो वो कह रहे हैं लॉकडाउन ना करो, वो लॉकडाउन कर रहे हैं। मतलब आवे का आवा खराब है। कोई एक हुकूमत है, वफाक में कोई और हुकूमत है, सूबाई हुकूमत कुछ और है। यानी वो वफाक की नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम हम पास करा चुके, बस सलाम। तो फिर ये वफाक के अंडर क्यों आते हैं आप? सही बात है, बस वो फंड्स लेने के लिए अपने आप को बस एक हिस्सा बांट लिया, सिस्टम कोलैप्स किया हुआ। जी हाँ, सिस्टम बैठ गया ये पूरा। बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कुर्बानी की भी जरूरत है कि अगर आप बाख्तियार हैं और आप सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत सी जो अपने इदारे की जो गलत चीजें हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई तैयार सिस्टम में बिल्कुल जा रहा हूं। इसमें सिस्टम वो सही करेगा जिसको रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में रहना है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वकील हो, चाहे साफी हो। इस सिस्टम को सही वो करेगा जो रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में रहे। जो पाकिस्तान में जिसको नहीं रहना, जिसके अकाउंट्स पाकिस्तान में बैंक अकाउंट नहीं है, वो कभी सही नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कॉल ले लूं या आप इजाजत ले रहे हैं? बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से इजाजत।
चलें मूसी जी भाई, जी, बहुत मेरी तरफ से शुक्रिया इतना आप ही था। शामिल हुए। तो नाज़रीन, आगा सैयद अली जी मूसी साहब हमारे साथ इसी टाइम तक थे, और इंशाल्लाह कल वो अपना प्रोग्राम द फोकस लाएंगे और हम अपनी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं आपका छोटा भाई फ्रांस से अर्ज कर रहा हूँ। जी नवाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपका भी तो और साहब तो जी उनको जरा जल्दी जाना था। अच्छा जाहिर है, जी 100 काम होते हैं, 100 का उनका दुनिया के अमूर होते हैं। GHQ में उनकी मीटिंग थी। जी जी, तो अब तो शुरुका तो है नहीं, अब शुरुका महफिल को क्या कहूँ। हाँ नहीं, अब जो सुनने वाले हैं वो इस वक्त महफिल में है ना, जो नाज़रीन है इस वक्त। वो तो नाज़रीन हो गए ना। हाँ जी। एनीवे, तो शुरुका महफिल जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सलाम और अदाब। मेहरबानी। और माशाल्लाह करोड़ों के साथ आप देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह सभी बड़े गौर से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सभी प्रोग्राम अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, अपना हर एक अपना अपना मुकाम है। अपना अपना टेस्ट है जी। बिल्कुल। तो वतन अजीज में मैं मजमूई सूरत हाल अपना पाकिस्तान, अपने प्यारे पाकिस्तान, प्यारे वतन की कल अर्ज कर दूं। जी जी प्लीज। तो वतन अजीज में मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर तनकीद से अवाम नास तंग आ चुकी है। दिखा तो होती है ना जी, क्योंकि इन्हें बातों और नारों से इनका दिल बहलाया जाता रहा है और बहलाया जा रहा है। गुर्बत से तंग, महंगाई की मारी अवाम को कोई खुशहाली का खूबसूरत रास्ता नजर नहीं आ रहा। सही। तो बुलंद बात नारों और वादों से एक कसा दराज से इनका इत्तेसाल किया जा रहा है। फिर भी हमारे जमीर फरोश सियासी लीडरान बदस्तूर नारेबाजी और बुलंद बात दावों इन गरीबों का इसी 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 आड़ में इत्तेसाल कर रहे हैं, मतलब मसरूफ हैं। इनको कब अक्ल आएगी, कब शऊर आएगा, कब इनको अल्लाह ताला हिदायत देगा। करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसे लूट लिए इन्होंने, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या दूसरी कोई पार्टी हो। लेकिन जो मौजूदा पार्टी है उसने क्या, कौन सा रंग दिया है, क्या उसने किया है, जाहिर नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं अपने कामों में। वो मैं इसकी शहादत दूंगा कि वो ईमानदार आदमी है। अब वो आगे अल्लाह ही जाने कौन बचा है। अकेला तो ठीक है जी हाँ, लेकिन उसके नीचे पता नहीं कितने जो है वो घोंसले बने हुए हैं। उसकी बात ही करता हूँ उनकी, और उनका कोई तमाद भी नहीं है, ना उसकी मैं कसम खा सकता हूँ। लेकिन ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म खान अब्दुल है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है और इसको करने दें, मौका दे थोड़ा सा और। ठीक है सर। कहते हैं कि जो कुछ ये, लेकिन कब तक सिलसिला चलता रहेगा कि एक मुद्दत गुजार को मेहमान किए हुए एक मुद्दत से सुन रहे हैं हम सिलसिला। कहते हैं बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, और कितना ही अरसा हो गया कि तब्दीली के हवाले से, चेंज के हवाले से हम सारे नारे सुन रहे थे, और इस वक्त तो खालिस्तान एक चेंज या तब्दीली लाने वाली सरकार आई है। तो देख लेते हैं इमरान खान साहब, जो आपका वजीर आजम आपके साथ में, उन्होंने इतवार को जो कुछ कॉल्स ली थी, उसमें कुछ तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा उनकी तारीफ के लिए कॉल्स की गई थी। कुछ मसाइल से मुतालिक भी उनकी गुफ्तगू सुनी थी। उन्होंने कहा कि जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से थी बात के, 5 अगस्त की जो मामलात हैं उनको वापस रिवर्स किया जाएगा, तब तक इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं किए जा सकते या बेहतर नहीं हो सकते। तो एक तो इस हवाले से थी। फिर उन्होंने अपनी बेचैनी से मुतालिक भी बात की कि उन्हें महंगाई का सुन के, ये महंगाई की वजूहात इतनी हैं कि उनको नींद नहीं आती। और फिर उन्होंने ये भी थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण दिखाई कि अब मुश्किल दौर से निकल चुके हैं। और किसानों के मुतालिक उन्होंने कहा कि काफी जो गंदम की फसल माशाल्लाह इस बार काफी बेहतर हुई है, और किसानों के बाद अब तनख्वाहदार जो तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। तो ये चीजें हैं कुछ जो मुआशी अशारिये हैं उनकी, या शरह नमो, GDP, ये सारा ये चीजें जिनके बारे में अदाद शुमार के जो खेल खेले जाते हैं, कहा गया है कि जिसमें काफी बेहतरी है, 3.94 तक पहुंची है। लेकिन अभी तक जो गलियों में भूख है, अभी तक जो गलियों में हमारे बाजारों में महंगाई है, जब तक वो बेहतर नहीं होती, वो कोई सुख का सांस या कोई किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे इत्मीनान हम जब तक नहीं देखेंगे, तो ये आशारिये चाहे आसमान तक पहुंच जाएं,
तब तक लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो उम्मीद है जो आखिरी 2 साल हैं इमरान खान साहब या अभी 3-4 तो वजीर खजाना उन्होंने बदल दिए, तो इसके बाद भी अगर आवाम तक कोई उसका फायदा नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा एक झटका होगा। अब कल 1 जून है, कल दोबारा एक और जो रहनुमा अभी बच गए थे जेल में, ख्वाजा आसिफ साहब, जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ये वाकई उनका ये जो जुमला था एक बहुत ही एक ज़र्बुल मिसल बन चुका है कि अब शायद ही ये चीज अब पाकिस्तान में किसी रहनुमा के पास या किसी भी ऐसे इदारे के सरबराह के पास मौजूद है, क्योंकि वो अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेगा तो इस किस्म की बातें उठेंगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब की भी अगर कल जमानत हो जाती है, जिस तरह इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई, शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत हुई, ख्वाजा साद रफीक जिसका कहा जाता पता नहीं कितने अरबों रुपए वो खा गए, लेकिन सब लोगों की ये जमानतें हो चुकी हैं। तो एक बात जो है फिर आम पाकिस्तानी सवाल उसके ज़हन में उठता है कि ये एहतसाब जो है या इसकी ये जो हम एक बुलंद-बांग जो एक दावे सुनते थे कि ये जो अरबों रुपए के इन्होंने करप्शन की है, गबन किए हैं, टीटीज और ये जो है वो जायदादें जो बाहर बनाई गई हैं, तो ये कैसे साबित की जाएंगी? अगर वो साबित नहीं होंगी तो फिर इसका तो ऐसा मतलब है कि निज़ाम ऐसे ही चलेगा। और अब आप देख लें कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब का जो एक इंटरव्यू 2 दिन पहले था, उन्होंने कहा कि कौमी मुफाद में नवाज शरीफ के पांव पकड़ना पड़े तो पढ़ूंगा और मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने के लिए हर कुर्बानी देंगे। तो वो दोबारा अपने आप को एक ऐसे लीडर के तौर पे सामने ला रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, या बल्कि उन्होंने अपने भाई साहब से भी उन्होंने उम्मीद डाली है कि वो उनके पांव पकड़ेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सूरत देख लें कि किस कदर हमारे यहाँ एहतसाब के हवाले से ये हालत इतनी पतली है कि जिन लोगों के ऊपर इतनी इतनी बड़ी करप्शन के इल्जामात थे, तो वो अपने आप को दोबारा मसीहा बना रहे। और एक जो अंदर उनके नून लीग के अंदर जो एक अंदरूनी कोई जंग या रस्साकशी जारी है वो एक अलग है। वो मरियम साहिबा का जो स्टांस था वो काफी तगड़ा है। उन्होंने कहा कि जो मज़ाहमत है वही होगी तो फिर कहीं मुफाहमत जाके होगी, यानी जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट है या इदारों के साथ अगर आप मुज़ाहमत नहीं करेंगे, आप उनके साथ जो एक रवैया मियाँ साहब ने यहाँ अपनाया था कि सीधे सीधे नाम लेके उन्होंने, बल्कि फौजी उन लोगों को या आम अफसरान को भी कहा था कि वो आप अपने बड़े जो आपके अफसरान हैं उनका कोई गैर आइनी हुक्म ना माने। तो इस किस्म की कुछ उन पे इल्जामात लगे थे कि वो शायद एक बगावत के लिए उकसा रहे हैं फौज के अंदर। तो उसी तरह अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हुई है, तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अभी काफी एक रिप्लेसमेंट के लिए वो अपने आप को भी उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। और बिलावल साहब के हवाले से तो खुद मरियम कह चुकी कि ये जी इमरान खान साहब का मुतबादल तैयार किया जा रहा है। तो ये सारे जो 3 बड़े नाम सामने आ रही हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या पीटीआई है, ये इसी खेल में लगे हैं कि एक दूसरे का मुतबादल जो है वो हमने बनना है। और ये जो एहतसाब है या ये जो चोर बाजारी थी, इससे मुतालिक तो कोई कौम जो है वो अब जब हम देखते हैं कौमी खजाने के ऊपर इतना बोझ था, ये इतने ज्यादा मकरूज कौम हो चुकी है, तो फिर क्या हम तो पूछने में हक बजाने में हैं कि ये आखिर फिर पैसा गया कहाँ, जब हर कोई कहता है जी हमारे हाथ साफ हैं। जहांगीर तरीन से लेके शहबाज शरीफ से लेके नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, वो सब कहते हैं जी एक धेली की करप्शन नहीं की। तो फिर करप्शन की किसने? कोई कोई क्या लग गया, कोई कीड़ा लग गया हमारी दौलत को, या कोई वो खराब हो गई फ्रिज में नहीं रखी थी, क्या हुआ, क्या फिर वो किधर गई? तो ये अजीबो गरीब हमारे यहाँ सूरत हाल है कि सब अपने आप को वो कहते हैं जी हम पाक साफ हैं, हम करप्ट नहीं हैं, सादिक और अमीन हैं। हमारे ऊपर सियासतदानों ने या हमारे मुखालफिन ने हम पे इल्जामात लगाए हैं, हम पे कोई चीज साबित नहीं हुई। और कल अब दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब हो सकता है वो भी वी का निशान बनाते हुए जेल से जब बाहर निकलेंगे, खूनों की पत्तियों उन पे निछावर की जा रही होंगी, तो फिर क्या होगा हमारे मुल्क का, ये हम देखते हैं कि इस तरह ही अगर ये रवश जारी रही तो फिर मुस्तकबिल जो है वो हमारा, अभी कल हमने एटमी धमाकों की सालगिरह मनाई है, तो क्या फायदा ऐसी एटमी ताकत का कि जहां पर हमारा कोई जो गरीब इंसान है
या भूखा नंगा जो पाकिस्तानी है वो बेचारा अपने बच्चों को मारने पे वो आमादा अपने आप को पाता है कि वो खुदकुशी करने को तैयार हो जाता है। तो ये चीज है कि फिर ऐसी ताकत का क्या फायदा कि जो आपको खुदकुशी पे मजबूर कर दे। तो इसकी जिम्मेदारी यकीनन हमारे हुक्मरानों पे। एक और कॉल लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, भाई वो मैं सॉरी दोबारा आपका टाइम ले रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अब इम्पोर्टेंट टाइम ये पॉइंट है कि ये जो कसीम तीन ये भाई हैं दोनों, ये पूरा खानदान मियाँ साहिबा। नवाज शरीफ, जी जी ये पीछा क्यों नहीं छोड़ देते इस मुल्क का? आप हो चुका ना फौज के, आप फौज ISI को, ये बड़ी ताकतें जो दुनिया की सबसे बड़े दुश्मन ISI के दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो ISI के दुश्मन है, और इन्होंने पता है कि तो दुश्मनों के साथ में मिलकर तो कोई रास्ता अपना बनाऊं। ये नवाज शरीफ और इसके जो भाई हैं तो इतनी पूरी जिंदगी गुजार दी है हुकूमत में, हर तरफ से तुमने नाकामी पाकिस्तान को दी है। अब ये इंसान पाकिस्तान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? नहीं, उनको तो उम्मीद है कि हो सकता है अगले प्राइम मिनिस्टर वो खुद हों। शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा में तो जंग ही ये है कि वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं पहले तो बड़े भाई थे उनके खिलाफ, उनके आगे नहीं चल सकी, तो अब तो उनकी बारी है। उनको नजर आ रहा है कि मुझे बनने दिया जाना तो दूसरों चाहिए। की कमजोरियों से फायदा उठाना और दूसरों की कमजोरियों से फायदा उठाकर कुछ हासिल करना, ये क्या मतलब कि आप लोगों ने इतना 5 साल जो हुकूमत की है, इतने कर्जे और इतनी करप्शन और इतना सब कुछ, ये पाकिस्तान को गुलाम अपना बनाना चाहते हैं। बस इनका ख्वाब ये है कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को गुलाम बनाए। जी हाँ, बल्कि सारे पाकिस्तान क्या चंद जजों को गुलाम बना लें और चंद लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो बाकी तो आपको जिसे कहते हैं ना कि बाय वन गेट वन एवरी वन, तो यही चीज होती है कि आपने एक दो जजों को खरीद लिया और फिर आपने सब कुछ खरीद सकते हैं। आप तो सारी जजों ने जो थोड़ी तबाही फैलाई है, ये देखे ना सियासतदानों को अरबों और खरबों को ले लेके तो उनको छोड़ रहे हैं, लैब भेज रही है और अदालतें केस लड़के तो अरबों खरबों कमाए जजों ने और उनको बिल्कुल पाक साफ करके छोड़ रहे हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। यकीनन जो निज़ाम है हमारे यहाँ वाकई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है कि हम देखते थे एविडेंस जो है वो, आपको याद होगा पनामा केस की जब हेयरिंग्स होती थी तो बकायदा वो जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रॉलियों के ऊपर वो खींच के जो है वो एविडेंस ऊपर लिखा होता था और बड़े बड़े बक्स से बड़े बड़े जो है बॉक्सेस जो है वो लेके जाया जाते थे। तो उस वक्त ये सारे एविडेंस जो हैं अगर अदालत में आपके काम नहीं आए या आप साबित नहीं कर पाए, ये सारे एक ढकोसला था, ये सारा एक सिलसिला था। और उसके बाद से देखिए वतन को कितना ज्यादा इस पे हम पीछे चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं बजाय आगे तरक्की की तरफ जाने के। अस्सलाम वालेकुम। तो ड्रॉप हुई। अच्छा, ये तो हुकूमत के हवाले से थी। इमरान खान साहब कह रहे हैं, अब देखते हैं कि अब तो यकीनन उनके सामने कोई खास हदफ नहीं है, टारगेट यानी हदफ से मुतालिक ये कि उनके पास ये नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन को जेर करना है, क्योंकि अपोजिशन भी माशाल्लाह वो आपस में ही वो दस्ते गिरबान है। और वो आप पीडीएम की सूरत हाल देख लें। पीडीएम का एक सरबराही इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदद नहीं किया गया, लेकिन नए जलसों की एक तारीख दी है मौलाना फजल रहमान साहब ने। 4 जुलाई को सवात में, 29 जुलाई को कराची में और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि जलसे किए जाएंगे। और अजीबो गरीब ये एक दोबारा सिलसिला है कि बस अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना एक ब्लैकमेलिंग के लिए एक मुख्तलिफ माफियाज हैं कि वो अपनी कोई से या अपने कोई एक दिखाना चाहते हैं कि हम भी मौजूद हैं। अब पीडीएम जो है उनका जो क्या एक नजरिया था, क्या सोच थी, वो क्या उनके पहले जो हमने तकारीर सुनी जी 31 दिसंबर के बाद ये हुकूमत ही चली जाएगी, अस्तीफों के हवाले से फिर आपस में इनके इख्तलाफात हुए और उसके बाद फिर आपने देख लिया पीपल्स पार्टी की जो दूरियां हुई और एक दूसरे को शो कॉज नोटिस दिए गए, फिर वो शो कॉज नोटिस को फाड़ के फेंका गया। तो ये दोबारा उनके अंदर जो एक अनाकी या एक जो पुरानी एक दुश्मनी चली आ रही है, या ये कह लें कि अपने आप को बेहतर ताबेदार साबित करने की जो कोशिशें की जा रही हैं अपोजिशन जमातों की तरफ से, तो ये हमें देखने को मिलती हैं। और ये अभी दोबारा पीडीएम की तरफ से नया ऐलान किया गया है। अब इसका आवाम को क्या फायदा होगा
या आप भी बता सकते हैं या हम भी आने वाले वक्त में देखेंगे कि पीडीएम इसके इन जलसों से अवाम को क्या फायदा होगा। तो ये वही बात है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इसको तो बार बार जब हम देखते हैं कि अभी तो अपोजिशन रह गई, कुछ वजीरों की भी उनसे जो मुलाकात से मुतालिक कहा गया कि 4-5 वजीर इमरान खान से बाला बाला जो है वो बाजवा साहब से मिले और इस चीज को बुरा मनाया गया इमरान खान ने, और ये बात कही थी शेख रशीद साहब ने कि ये इमरान खान साहब को अच्छा नहीं लगा कि वो उनसे अलग होके वो बाहरी से बाजवा साहब को जाके मिलने चले गए। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे वज़रा हैं या जो भी छोटी मोटी ताकत रखते तो उनको पता है कि जो मेन जो ग्रिड स्टेशन है जहां से वो खुद ताकत, या जैसे चार्जर है ना, एक चार्जर होता है और जो भी चार्जर है वो जीएचक्यू है, वहीं से आपने अपने आप को चार्ज करना है। छोटी मोटी जो मकनातीसियत है या छोटी मोटी जो हरारत आपने हासिल करनी है वो उसी बड़े एक बिजली घर से हासिल करनी है। तो इसी वजह से वो सब उसी को मुतासर करने में लगे हैं, वो लगे हुए हैं, वो बेशक खेलते रहे, वो आपस में उनकी एक धींगा मुश्ती है कि हम आपको ज्यादा समझें कि अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए वो तगदो करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि जब पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस सारे खेल में वो कहीं नजर नहीं आती। वो चंद सियासतदान, चंद सियासी जमातें, चंद लोगों के मुफाद में ये सारा कुछ जो सिस्टम है वो यही है। अदालतें, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो ऐसा लगता है कि शायद 150 लोगों के ही लिए ये मुल्क चल रहा है, उन्हीं के लिए सारे वसाइल हैं, उन्हीं के लिए सारे इख्तियारात हैं। अवाम जो 20-25 करोड़ जो अवाम है उसके लिए कोई भी आगे दावे सब करेंगे कि हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो दावे सिर्फ दावे अखबारात की हद तक हैं या टीवी के टॉक शोज की हद तक हैं। उनको सही मानों में अवाम के दहलीज तक पहुंचाने के लिए कोई भी किरदार अदा नहीं करेगा। जब उनको इक़्तिदार मिला उसके बाद वो बस वही के होके चले गए। इमरान खान साहब ही की तकारीर अगर हम से देख लें कि क्या क्या वादे, क्या क्या तकारीर नहीं थी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब फिर उन्होंने ये कह दिया जी यू टर्न लेना तो बहुत अच्छी बात है, यानी उनके ऊपर अब तनकीद भी नहीं की जा सकती। वो कहा जाता है कि ये मसलहतन उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो अगर नहीं की हैं तो इसमें भी कोई उनकी कोई अच्छाई है। तो ये देख लें कि कोई भी अगर आपकी कोई हमाकत है, कोई गलती है, उसके लिए भी कोई जवाज अच्छा खासा उनके पास है, और उस जवाज को बेचने के लिए आपके पास 20-25 अच्छे खासे स्पोक्समैन हैं, तर्जुमान हैं, वो आपकी वो सारी हमाकतें बेच देते हैं और अवाम बेचारी उसको सुनने पे मजबूर है। कॉल लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मैं जी भट्ट साहब। इसमें हाजिर हूँ। जी आवाज भट्ट। जी भट्ट साहब। बात यूं है कि मुझे ज़हन में 2 पॉइंट आए कि जी। एक, जब के 2 जमातें जो है, बड़ी जमातें पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ये बहुत सारे बेकार हैं और ये बड़े बड़े दावे कर रही हैं, दोबारा अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। जब उन्होंने इन दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और जो दूसरी नून पार्टी है, इसने खूब लुटा वतन अजीज के खजाने को, तो फिर ये किस मुंह को लेकर सामने आ रही है? अवाम भी पागल है कि ये इनका गौर नहीं कर रही है, क्यों आपका डेरी डाकू है, तो फिर लोग क्यों नहीं इनसे रसीद उठाते हैं कि आजमाए को क्या आजमाना कि जब जिन्होंने लूटमार की थी फिर दोबारा लूटमार करेंगे। सही है। अवाम को मुझे, अवाम पे गिला है मुझे, अवाम को, बस मैं किसी को नहीं गिला देता, अवाम पे गिला मेरा। अल्लाह ताला इनको जहन्नम दे, इनको इनका बेड़ा गर्क करे और मुल्क गरीबों का भला हो, गरीबों का भला हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बट साहब अवाम पे तो यकीनन गिला है ही है, लेकिन जो उनके सामने फिर अच्छा करतब दिखाता है ना, करतब यानी एक अदाकार हैं ये सारे हमारे जो सियासतदान है, या एक कोई भी करतब दिखा रहा है, कोई अच्छी कलाबाजी लगा के दिखा रहा है, यानी सियासी कलाबाजियां, सियासी शोबदेबाजियां, सियासी नारे जो हैं, आपने देखा 20-30 साल रोटी कपड़ा मकान पे वो बहुत बहुत ही पुरकशिश नारा था 70s 80s में, वो कैश किया गया। उसके बाद अब ये तब्दीली का नारा था, ये भी लोगों ने देख लिया, और जो तब्दीली आई है वो उनका जो अच्छा खासा जो कोई रहती कहती कसर थी वो भी खत्म हो गई। तो अब पता नहीं अब किस किस्म का वो नया करतब पेश करेंगे हमारे सियासतदान कि हम क्या कर देंगे। तो इसके झांसे में शायद अब अवाम, अल्लाह ना करे, जैसे आपने भी दुआ की कि अल्लाह ना करे कि वो आए,
लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि अवाम झांसे में आए या ना आए, हमारे यहाँ पहले से इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो पहले से पता चल गया होता है कि अब आगे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, मुझे 11 मई की तकरीर याद आ गई जब वो मियां साहब की तकरीर थी 2013 की, रात को अभी नताइज भी नहीं आए थे तो उन्होंने ये तकरीर शुरू कर दी थी, हाँ जी मुझे अक्सियत अच्छी खासी मिलनी चाहिए। तो अब जहां वोट पड़ चुके हों, आप 11-12 बजे तकरीर कर रहे हो, तो अक्सरियत आप किससे मांग रहे हैं? तो यानी कहीं ना कहीं अक्सरियत जो है वो कोई, जैसे वो बर्तन बनाने वाले होते हैं वो कई शेप दे रहे थे अक्सरियत को, तो मियां साहब को पता था कि ये जो भी शेप देने वाले हैं अक्सरियत को, वो उसको जरा बेहतर शेप दे और मुझे अक्सरियत ज्यादा मिले। इसी तरह आरटीएस में जो मामलात हुए कि इमरान खान साहब 2018 में वो कौन कौन सी जगहों पे जीत रहे थे वो हार गए, कौन कौन सी जगहों पे हार रहे थे वो जीत गए। ऐसे सियासतदान, ख्वाजा आसिफ साहब, उनका वो मशहूर जमाना आधी रात को फोन अपने बाजवा साहब को, वो हम सबके सामने है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान बताया कि जी आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब ने फोन किया और फिर रातों रात उस्मान डार साहब को वहां से हरवा दिया गया। ये सारी चीजें हर इलेक्शन में होती हैं। और अब भी अगर आइंदा के जो इलेक्शन है, चले बड़े इलेक्शन तो हम 20-25 करोड़ आवाम और उसमें 10-12 करोड़ वोटर्स जो है उनकी बात छोड़ दें, 100 सेनेटर्स के वोटर्स जो है थे, अभी सेनेट इलेक्शन हुए हैं, कहीं कैमरे लगे हैं, कहीं मोरों के ऊपर लड़ाई हो रही है, कहीं खरीदो फरोख्त की बातें हो रही हैं। तो 100-200 बंदों के जब इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो तब तक हम अगर ख्वाब ही देखेंगे और हम अपने अच्छे की उम्मीद रखें, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये हमारी एक नादानी और हमाकत है कि हमारे साथ कोई ये बड़े लोग जो हैं वो कोई अच्छा कर रहेंगे। इन्होंने वही करना है, अब नई नस्लों को वो पालने के लिए अपनी माशाल्लाह अपना जिसे कहते हैं ना कि जो इक़्तिदार है वो नई नस्ल को सौंपने के लिए ये सब हाथ पैर मार रहे हैं। अवाम के लिए कोई भी दुख दर्द बज़ाहिर मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो रख रहा हो। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बातें तो आपने सारी माफरा के कर दी हैं जो 70 साल से होता हो आ रहा है। जी अफसोस ही है। प्याज को छीलते जाओ ना, प्याज को छीलते जाओ तो सिरका उतरता जाता है, मगज कुछ नहीं। सही। तो यही है इनका। मौलाना फजल आजकल कह रहे हैं कि जी आपने चाइना को नाराज कर दिया है, मौजूदा हुकूमत ने। क्या बात। मुझे हैरानगी होती है कि ग्वादर पोर्ट आज आजम सलीम बाजवा कह रहे थे 3 साल एक्टिव हो में गए। नौकरियां दी हैं सही। और वो चल पड़ी है, फाल हो गई है। और ये काम आप देखें कि कब शुरू हुआ था, जरदारी के जमाने में। मैं एक छोटी सी बात करके बंद करूंगा। एक औरत रो रही थी, उसका बच्चा था गोद में, तो वो सड़क के किनारे, तो पूछा क्या रो क्यों रही हूँ? कहते मेरे बच्चे के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो उस बंदे ने 1000 रुपया निकाल के दिया, ये लो बाकी पैसे मुझे ला दो। अच्छा। तो जब वो 800 रुपया वापस लेके आई तो शुक्रिया अदा किया, तो हंस के उसने ले लिए। तो कहता है चलो मेरा जारी नोट भी चल गया, वो था जरदारी जिसने दिया था। तो ये बातें हैं मेरे मुल्क में। जब तक बेईमानी, जरदारी साहब ने क्या दिया था ये सैनिटरी के जो हुए वोट के 20 वोट को होने चाहिए, क्योंकि 20 को पैसे दिए थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जो अक्सरियत कम थी उनमें। चलता आ रहा है। खुदा हाफिज़। सही बात बिल्कुल सही अहमद साहब। यकीनन ये जब तक कारोबार चलता रहेगा हम ख्वाब देखते रहेंगे, अच्छे की उम्मीद करते रहेंगे, लेकिन जो अच्छा करने के लिए जो जिनके पास अख्तियारात हैं, जो पावर्स रखते हैं, काश वो उनको भी ये अब पता चल जाए कि जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे ये मुल्क 70-75 साल अल्लाह ताला का खास एहसान है वो चल गया, लेकिन अब एटमी ताकत भी हम बन गए, बाहर के दुश्मनों की भी हमें कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जो अंदर के दुश्मन हैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अब ये कोई आसान नहीं होना चाहिए कि कोई भी उठे वो आईएसआई पे इल्जाम लगा दे, कोई भी उठे वो पाक फौज पे इल्जाम लगा दे। तो इन इल्जामात से बचने के लिए खुद उन इदारों को भी, या पार्लियामेंट के जब हम बात करते हैं जी पार्लियामेंटेरियन, वाह वाह क्या उसकी शान है या क्या कौमी खिदमत है, लेकिन जब हम पार्लियामेंटेरियन की वो देखते हैं कि वो बनता कैसे है, पहले तो वो जिस तरह से उसे टिकट मिलता है, उसके बाद फिर वो इलेक्शन में कैसे पैसा लगाता है और कैसे वो लूट खसूट करके फिर कोई एमएनए एमपीए बनता है, और उसके बाद फिर आपने देख लिया कि इन दिनों जहांगीर तरीन ग्रुप बना है, फलां ग्रुप बना है, और बजट से पहले उसकी जी चाह रहा है कि बस मुझे वो सारे खर्चे पिछले इलेक्शनों के वो भी कवर हो जाए और आइंदा इलेक्शन के लिए भी थोड़ा बहुत मुझे माल मिल जाए। तो ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी हालात बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुश्किल तरीन या एक बदतरीन खुद एक हमें जो शक्ल नजर आती है, उसके जिम्मेदारान वो तमाम बाख्तियार लोग हैं कि जो इस वक्त मौजूदा अख्तियार में हैं, बाख्तियार हैं, और वो इससे पहले जो बाख्तियार रह चुके हैं। सब सिविलियन हो या हमारे फौजी हुक्मरान हो, ये सब इस मौजूदा सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार हैं। अवाम को यही चाहिए कि वो इन लोगों से बाखबर रहें और किसी नए करतब में या नए झांसे में आने की बजाय वो इनको और इनके तमाम इक़दामात पे नजर रखें। तो ये आज का प्रोग्राम था। मूसी भाई हमसे जरा पहले रुखसत ले गए, उनका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल